Assalamualaikum. Good morning, everybody. How is it going? Is it raining in your city? If it is raining in your city, please write to us. और अगर हो सके तो थोड़ी सी थैले में बारिश बंद करके हमको भेज दें। अच्छा, कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी फुहार पड़ रही थी। तो जब ये इलाकों में फुहार पड़ती है कराची वालों, तो हमको बताया करें ताकि हम भी जाके। मैंने 2-3 जगह कराची में कल विटनेस किया। कल मैंने कराची में नाज़िमाबाद में घूम रहे थे कराची। हाँ, आई वाज आउट फॉर समथिंग और नाज़िमाबाद में मैंने विटनेस किया। कराची में मुख्तलिफ एक मतलब 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, फिर सुपर हाईवे पे 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। सो इस तरह का मौसम और जस्ट लाइक एक शीटा सा, मगर इस तरह के 1-2 दफा जरा आपको विंडस्क्रीन के वाइपर्स चलाने की जरूरत पड़ गई थी। अच्छा, इस तरह का मतलब वो सोचे जरा ही जो पावर होती है ना, उससे अगली स्टेज थी। हमारे स्टैंडर्ड्स कितने गिर गए हैं, कितने लो हो गए हैं कि अगर हमें वाइपर एक दफा चलाना पड़ जाए तो उसको हम बारिश समझना स्टार्ट हो गए। आई एम सो सैड फॉर अस। तो मुझे जरा दुख है इस बात का। There are other reasons to be sad as well, क्योंकि आपने हॉर्मुज़ पे आमदोरफ्त बंद हो गई है और जहाज़ों की तादाद भी आप देखें तो दोबारा से जब बिल्कुल ही नेवल ब्लॉकेट भी था और ईरान की तरफ से भी बंद की गई थी, आपने हॉर्मुज़ तो 5-6 पे आ गई थी, अब उसी पे आ गई है जो गुजर रहे हैं या गुजरने के लिए वहाँ से उनको अलाउड है। और अमेरिका ने बाकायदा एक नेवल ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया है जो 15 को वो कह रहे हैं रात 1 बजे से शुरू हो जाएगा। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल तीसरी रात भी हमले जारी रहे। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल कर लिए हैं। ईरान में शहर बोशहर और चाबहार और जसक को और कोनार्क और अबू मूसा और बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है। वस्ती ईरान के शहर उमदिया में भी मिसाइल हमले की इत्तलात मिली हैं। साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात पर हमलों का दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। सेंटकॉम ने जी बता देते हैं। बिल्कुल, सेंटकॉम ने कहा है कि इस वक्त 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो हैं मशरक़ वस्ता में तैनात हैं और बेसिकली ये डराने धमकाने की ही बात है। सदर ट्रंप ने अपना हॉर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान भी कर दिया है। कहते हैं 20% की शरह से फीस भी ली जाएगी। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज़। तो अमेरिका चाहता है कि हम करेंगे और ईरान कहता है कि हम भी तो कर रहे थे हमेशा से, तुम कहाँ से आ गए। तो ये भी फरमाया है, ये फ्रॉम द सेंटकॉम साइड ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को आप नाए हॉर्मुज़ के नहीं, ये सदर ट्रंप ने कहा, उनका अपना कहना है, उनका अपना कहना है। तो कहना है, अच्छा बताएं क्या कहना था। उन्होंने कहा जी आपने हॉर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से हमें जाना जाएगा। द गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का उन्होंने टर्म्स इस्तेमाल किए। ये खुद सुने नहीं क्या कह रहे थे वो, क्योंकि ये उन्हीं की ज़बानी होनी चाहिए। We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard, and so we're just going to hit them very hard, and we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait, and we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side, and we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. तो लग रहा था उन्होंने सिर्फ गार्डियन का है, वो गार्डियन एंजल तक पहुंच गए थे। अभी आगे देखो टूथ फेरी तक बात चली जाएगी अगर हम इसके जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ट्रंप को ट्रोल करते हुए कहा कि ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जो भी आपने हॉर्मुज़ तजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुजरगाह की सहूलत देता है उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। किसका कहना था? ये ईरान की तरफ से कहा गया कि हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि मुआवजा तो मिलना चाहिए, लेकिन 20% ज़रा ज़्यादा है, हम इससे कम चार्ज करेंगे। जो भी आपने हॉर्मुज़ में जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेगा। अब इस नई सूरत हाल के बायस तेल की आलमी कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। हमें प्रॉब्लम यही होती है ना कि हमें पता है फिर हमारे यहाँ क्या होना है दुनिया में भी, बट वी आर ओनली कंसर्न्ड विद आवरसेल्व्स। तो अब ब्रेंट क्रूड इस वक्त $84 से ज़ायद पे ट्रेड कर रहा है। ईरान के पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आपने हॉर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया गया। टैंकर्स ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम वार्निंग्स भी पहले देते हैं, लेकिन इफ दे डोंट लिसन देन वी अटैक। और नेविगेशन सिस्टम बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी भी आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजर रहे हैं तो लेट देम, पता चल ही जाएगा उनको भी। मतलब यू आर वार्निंग देम नॉट टू गो दैट वे, एंड येस द होल आइडिया इज़ कि हमने एक स्टिपुलेट किया हुआ रास्ता, आप उस पर ही जाएं और हाउ कैन यू डिसाइड ऑन योर ओन, वो बात भी समझ आती है। लेकिन अगर वहाँ वाकई बारूदी मवाद सारा ये सारी माइंस वगैरह लगी हुई हैं
अच्छा, We'll find out. जाहिर है उधर हुतियों की तरफ से यमन की तरफ से भी सऊदी अरेबिया पर जो हमले किए गए हैं, वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ये मामला क्या ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये जंग अब खित्ते के दीगर हिस्सों तक भी पहुँचे, जो कि अभी दीगर ममालिक ने बड़ी स्ट्रेटिजिकली बड़ी इंटेलिजेंटली कंटेन की हुई थी, क्योंकि अगर सारे ही इसमें कूद पड़ते, जो बड़े चांसेस थे इसके इनिशियल दौर में कूदने के, क्योंकि हर एक पे तो हमले हो रहे थे। लेकिन देखिए क्या बात बर्दाश्त उस भी तरफ जा रही है? मतलब वो रिस्ट्रेंट भी कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी भी रिस्ट्रेंट ही है, लेकिन हाउ लॉन्ग इज दैट गोइंग टू लास्ट? अब आबनाए हुर्मुज़ में जारी दुश्मन के साथ ताउन आबनाए हुर्मुज़ के दोबारा खुलने में ताख़ीर का बायस बनेगा, और आलमी तवानाई बहरान जो है वो पैदा वो तो हो ही गया है एक्चुअली, वो तो हमें नजर ही आ रहा है। अमारात की वजारत दिफा का कहना है कि आपने हुर्मुज़ में 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों से उसके 2 टैंकर जहाज़ों पर हमला हुआ है। वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। ओमान का भी ये मौक़िफ़ था कि भाई आप अपनी तरफ करें, आप हमारी तरफ भी कर रहे हैं। अब टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय रुकन भी हलाक हुआ है, सो वहाँ चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं और 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, और दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, और कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज यूएई ने कहा है। बिल्कुल, ये उनका कहना है कि हम रखते हैं। और दूसरी तरफ यमन का महाज भी गर्म नज़र आ रहा है, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि एवरीबडी इज़ अफेक्टेड नाउ। कल यमन की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत और यमन के हूथी बागियों के दरमियान कशीदगी में अचानक उस वक्त इजाफा हुआ जब यमनी मुसल्लह अफ़वाज ने एक ईरानी तैयारे को उतरने से रोकने के लिए सना एयरपोर्ट जो है उनका, उसके रनवे को मिसाइलों के ज़रिए निशाना बनाया। इसका इल्ज़ाम हूती बागियों ने सऊदी अरेबिया पर लगाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करती है, जिन्हें सऊदी इत्तेहादी फोर्स ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हुसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की है। आपको पता है हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, और ज़ाहिर हालात अगर और बिगड़े तो क्या पाकिस्तान भी को भी शामिल होना पड़ सकता है सारी सूरत हाल में, इस लड़ाई में, इस जंग में? ये भी एक सवाल है। अच्छा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस वक्त जो हैं वो तुर्की में मौजूद हैं, जहां अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन कंसिडरेशन, ऑब्वियसली हम तो आपको कह रहे हैं तो वहाँ तो ये बातें हो ही रही होंगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। मंसूर जाफर साहब हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर के। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, ज़ाहिर है एक हमें लग रहा था कि एक रूटीन की सी सूरत हाल बन गई है, लेकिन फरवरी में मामला शुरू हुआ, हमले होते हैं, रुक जाते हैं, MOU हो जाता है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होती है, खुल जाती है, लेकिन अभी ये जो सेकंड राउंड कह लीजिए या थर्ड राउंड ऑफ एस्केलेशन हमें नज़र आ रहा है, ये पिछले वाले राउंड से कितना मुख्तलिफ है? क्योंकि हमने यमन की तरफ से, जो हूथियों की तरफ से सऊदी अरेबिया पे बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है, उसकी इम्पोर्टेंस पे भी रोशनी अगर डाल दें आप, फिर UAE का जो जवाब आया है कि हम भी जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त जो तनाव पैदा हो रहा है दोबारा, ख़ास तौर पे आपने हुर्मुज़ को मरकज़ बना के, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका जो है और ईरान दोनों ही अपने अपने हिस्से के जो कमिटमेंट थी उस मफाफती यादाश्त के हवाले से, वो उस लेटर स्पिरिट पूरा करने में नाकाम रहे हैं, और इसी वजह से इस जो अहम गुज़रगाह के कंट्रोल के हवाले से दोबारा डिस्कशन एंड डिबेट जो है, न सिर्फ डिस्कशन एंड डिबेट बल्कि एक अमली तौर पर मसल फ्लेक्सिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसी सूरत में कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ तो ऐलानात करें कि वो यहाँ टैरिफ लगाएंगे, दूसरी तरफ वो ईरान पर पाबंदी आयद करते हैं कि वो इस पर टैरिफ नहीं लगा सकते। अगर ईरान टैरिफ नहीं लगा सकता तो फिर अमेरिका हज़ारों मील दूर आकर वो टैरिफ कैसे लगा सकता है? तो ये तो एक बुनियादी सवाल है। और दूसरा, बैनुल-अक़वामी कानून की रोशनी में भी ईरान किस कैपेसिटी में वो टैरिफ लगाएगा, कहाँ वो बेस करेगा अपने आप को, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेटरिक बिल्ड करते हैं ताकि दूसरे फरीक को डराया जा सके, धमकाया जा सके कि उसका हतमी अंजाम ये हो सकता है। क्योंकि खित्ते में दीगर लोग भी बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही नहीं है। अगरचे वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और अमेरिका के बड़ी छत्र छाया के नीचे वो अपने आप को महफूज ख्याल करते हैं, लेकिन आपने देख लिया कि वो अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनके लिए कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती है, कितनी ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव होती है। अब इस वक्त जो एक नया महाज खुल गया है यमन वाला, उसकी बुनियाद ये है कि आपके इल्म में होगा तकरीबन 3 दिन पहले वहाँ पे पासदारान इनकलाब के कुछ लोग जो हैं उनकी वहाँ पे लैंडिंग हुई थी, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट ख्याल किया जा रहा है, ख़ासतौर पे इसी आबनाए हुर्मुज़ के लिंक से। वहाँ बहरा अमर में यमन की तरफ जो एक अहम गुज़रगाह है जिसका नाम है बाबुल मंदब, वो भी यही पोटेंशियल रखती है जो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के पास ये हैसियत है।
अगर उसे चोक कर दिया जाए तो यूरोप और मगरबी दुनिया को जाने वाली बहुत बड़ी ट्रैफिक जो है वो खराब हो सकती है, उसका रास्ता रुक सकता है। और माजी में हूसियों ने ये उसको इफेक्टिवली बंद भी किया है और उसके नतीजे में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो आबी ट्रैफिक है वो मुतासर हुई और उसके बाद फिर उसको खोल दिया गया। अब अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी बंद हो जाती हैं या इनको बंद करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो ईरान करे, यमन के बाकी करें, ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ जो बहरान पैदा होगा उसका हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि आपने देखा कि खित्ते के वो प्लेयर कि जो माजी में अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे, सेफ गार्ड कर रहे थे, सऊदी अरब की सूरत में वहाँ पे जो एक अबूरी हुकूमत बन गई है जिसे वो बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत कहते हैं, उसकी सरपरस्ती। और आपने देखा कि उसको डिसलॉज करने के लिए आपको याद होगा कि खुद यूएई और उसके हामी फौजें जो है आपस में उनका भी एक कशीदगी और तनाव आपको देखने को मिला। बिल्कुल। अब ऐसे में आपको वो जो एक रिफ्ट नजर आती है जीसीसी कंट्रीज के अंदर वो भी दोबारा इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक यूएई का ये कहना है कि जी वो अपना बदले का हक महफूज रखते हैं, यकीनन ये एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट्स होती हैं, सब देते हैं, लेकिन उस बदले के हक के इस्तेमाल को करने का पोटेंशियल क्या यूएई के पास है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ यूएई कभी उस जंग में जो है नहीं कूदेगा, क्योंकि यूएई ने अपने लिए जो एक डेवलपमेंट प्लान चेकआउट कर रखा है, चाहे वो यूएई हो या खित्ते के दीगर ममालिक, फॉर दैट मैटर सऊदी अरब, वो अपने 2030 मिशन को कभी भी बैक बर्नर पे नहीं जाने देंगे और वो कभी भी इस जंग के अंदर बराह रास्त नहीं कूदेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अपने यहाँ होस्ट करके। अच्छा, वो जंग के अंदर जी मंसूर साहब जंग के अंदर खुद तो नहीं कूदेंगे, लेकिन ऑब्वियसली सिनारियो उनके इर्द गिर्द बदलता जा रहा है। उनके जो भी गोल्स फॉर 2030 हों और जिनको वो बड़ी तेज़ी से अचीव करने की कोशिशों में कर रहे थे, ये ज़रा थोड़ा सा बीच में पॉज आया है। हाउएवर सिनारियो तो बदल रहा है। अब आप ये बताएं, अगर हम यमन को भी इन माइंड रखें, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वहाँ हो रही हैं, एक अपहीवल है, ईरान पे दोबारा से अटैक्स जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं, ये हर मुल्क की और की तरफ से मसल फ्लेक्सिंग आप इसको कहेंगे? बिकॉज हमें लग रहा है कि वो जो MOU था और सालसी बीच में पाकिस्तान ने की, वो जो सारी बातें हो रही थी और जिसके बारे में अभी भी इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो साइड बाय साइड चल रही हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कहीं बैकड्रॉप में चली गई हैं, बिकॉज ये सारा दोबारा से उभर गया है मामला और सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस पे है। तो ये नेचुरली अब अगर आप चाहते हैं कि ये करने के बाद भी अगर आप MOU पे आएंगे तो फिर आप ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप उस पे फौरन आए। तो ये इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं? ये बुनियादी तौर पे आपके इल्म है कि जैसे मैदान जंग के अंदर भी इसी नौइयत के मैनूवरिंग एडवेंचर जो हैं, जिसे आप उस वक्त कह सकते हैं कि कर्रो फर की कैफियत होती है। मतलब आप ये कहेंगे कि दीज आर द बैटल्स इन अ बिगर वॉर, ये छोटी छोटी बैटल्स हैं। जी, और जिसका जो मैदान है वो मुज़ाकरात की मेज़ है कि वहाँ पर मैक्सिमम कंसेशन देने के लिए आपको इस नौइयत की जो है वो स्टेटमेंट्स की भी आप कह लीजिए बहराज, दूसरे नंबर पे जो ये ज़मीन पे आपको हमले दिखाई दे रहे हैं, ये भी बुनियादी तौर पे ख़ास तौर पे इस वक्त जो मैंने बताया ना कि आपदा हुर्मज़ वो तमाम चीज़ों पर हावी हो गई है, क्योंकि आपने देखा कि इस पूरे मरहले में अमेरिका ने कभी न्यूक्स का नाम नहीं लिया जी, वो डिस्कशन तो कहीं पीछे चली गई है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि ये ईरान के लिए भी एक सोने की चिड़िया है और अमेरिका को भी इसमें एक पोटेंशियल नजर आ रहा है। अगरचे वो अमली तौर पे उसको कभी भी शायद एग्जीक्यूट ना कर पाए, लेकिन इस नौइयत के बातें करके ईरान को वो अननर्व कर सकते हैं। ईरान के जो हमसाया ममालिक हैं उनको अपने गिर्द रैली कर सकते हैं कि अगर आज हम अमेरिका का साथ दे देते हैं जिस तरीके से हमने उन्हें बेइज्जत दे रखी है, तो चलिए वंस फॉर ऑल शायद ये इशू सर। अच्छा, ईरान के जो हमसाया ममालिक है सर, अगर वो ईरान के खिलाफ अमेरिका उन्हें राइल अप कर सकता है, जो कि जाहिर है अभी तक तो तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं रिस्ट्रेंट का ही मुजाहरा कर रहे थे। कतर इटसेल्फ खुद सालिस बना हुआ था, लेकिन सबसे पहले मामला कतरी वेसल्स पे मिसाइल दागने से ही शुरू हुआ, फिर कतर ने भी हाथ खींच लिया, फिर पाकिस्तान की सालिसी भी जाहिर है अब सबकी नज़रें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सऊदी अरेबिया को इसमें शामिल किया जाएगा, पाकिस्तान का उनसे बड़ा एक मजबूत डिफेंस पैक्ट है, और सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो नॉट अ सिटी स्टेट लाइक UAE। सऊदी अरेबिया का अपना डेवलपमेंट प्लान भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है, और उनकी दिफाई सलाहियत भी UAE की निस्बत कतर की निस्बत जाहिर है मजबूत है। सो क्या आपको लगता है सऊदी अरेबिया मुसलसल रिस्ट्रेंट का ही मुजाहरा करेगा, या फिर वो इस तनाज़े में शामिल हो सकता है, और अगर वो होगा तो क्या हम हो सकते हैं, और हम जो इस इशू में सालिस हैं, हमारा सालिसी वाला किरदार, उसका मुस्तकबिल क्या है? जी, यकीनन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसका
खदशा और इम्कान तो यही जाहिर किया जाता है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही आखिरी कीमत होगी जो शायद ईरान को अदा करनी होगी इस पूरे लड़ाई के अंदर। ईरान को असल में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इशू पैदा हुआ है वो उनके जो रहबर आला के जनाजे के मौके पे जो दाखिली तौर पे उनके साथ सॉलिडारिटी और उनका जो एक बड़ी मोरल बूस्टिंग हुई है, फिर दुनिया ने जिस तरीके से उनको डिप्लोमेटिकली भी उनके खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, तो वो चीज़ें जो है ईरान को ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे गई हैं और ईरान आपने होर्मुज़ के हवाले से ओवर ऑब्सेशन का शिकार दिखाई देता है। यही वजह है कि इस वक्त वो अपने और पराये की तमीज़ शायद भूल गया है और उन्होंने इसी वजह से जैसे अर्ज़ कर रहे हैं कि यमन का महाज अगर सऊदी अरब के खिलाफ खोला गया है तो ख़तरा यही है कि कहीं यहाँ ईरान से इस नौयत की कोई एक्टिविटी ना कर दी जाए तो फिर पाकिस्तान जैसे सालिस के लिए सहूलतकार के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही मुख्तलिफ सूरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान बीइंग इन कॉन्ट्रैक्ट विद सऊदी अरब, खासतौर पर वो जो डिफेंस पैक्ट है, तो पाकिस्तान इज बाउंड टू रिस्पॉन्ड और पाकिस्तान ऐसी सूरत में अगर जंप इन करता है अपने उस फरीजे को अदा करने के लिए तो मैं समझता हूँ फिर ये खित्ता एक ऐसी जंग के अंदर उलझ जाएगा। ईरान के लिए फिर सोचना चाहिए अपना मुस्तकबिल फ्यूचर कि क्या वो इतने ज़्यादा यानी दुश्मनाना माहौल में या मुखालफाना माहौल के अंदर है वो एग्जिस्ट कर सकेगा, जबकि पहले ही अमेरिका और मगरब ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। आज भी जो उनको तेल बरामद का जो लाइसेंस दिया गया वो रिवोक कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा उनकी नाकाबंदी के हवाले से अपनी फौज को अहकाम दे चुके हैं। ऐसे में ईरान जो है वो कैसे सर्वाइव करेगा और यही खतरा है कि ये लोग आज उनकी हिमायत में निकले हैं, उनके रहबर आला को जो सफर आखिरत पर रवाना करने के लिए, कल को यही मॉब जो है हुकूमत के खिलाफ किसी मुजाहरे की शक्ल में इख्तियार कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान इनकलाब समेत उनकी सियासी क़यादत है उनको इस पहलू पे भी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दाखिली तौर पे जो उनको एक इस्तेहकाम मिला Got it. जी, Got your point, मंसूर जाफर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। ये बहुत ही ज़रा कंसर्निंग डेवलपमेंट्स हैं बिकॉज जहाँ एक बात जो थी वो रिजॉल्व होने के लिए निकली हुई थी और लगता था कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट नेचुरली, बट एटलीस्ट ऑल द स्टेट्स इन्वॉल्व आर इन द राइट डायरेक्शन। अब वो राइट डायरेक्शन बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट अब लग रहा है कि मामला जो है वो फैल रहा है और जिस तरह मंसूर जाफर साहब भी ये कह रहे थे कि ईरान को भी थोड़ी सी रिस्ट्रेंट दिखानी चाहिए और ये आफ्टर द फ्यूनरल एंड ऑल वो भी थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट जो हैं नजर आ रहे हैं। जज्बात बिल्कुल और होते हैं, माहौल कुछ और होता है, लेकिन जब तदफीन हो जाती है और उसके बाद आप यू कम डाउन, यू नो, आप जरा उतर आते हैं, आपके जो आइडियाज़ होते हैं, बट ऐसा नज़र नहीं आ रहा बिकॉज सारे एक्शंस जो अभी नज़र आ रहे हैं वो बहुत विजिलेंट एंटेगनिस्टिक किस्म के प्रोवोक करने वाले आप इसको माइक्रो लेवल पे भी देख लें कि जब आपका कोई प्यारा जिसको आप बहुत चाहते हो जिस दुनिया से जाता है, जिसे कहते हैं ना, कहा भी जाता है हमारे माशरे में, आप सुनते भी हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि तदफीन के बाद अल्लाह ताला सब्र भी देता है। सो वो तदफीन से पहले बिल्कुल आपके जज्बात और होते हैं और वही हमने मनाजिर भी देखे भी और नारे लग रहे थे और बदला लेने की बात हो रही थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया है मरहला। और अब्दुल्ला वो मतलब तदफीन तो 3 महीने बाद हुई है, तो इनके पास मतलब काफ़ी टाइम था ये सारा सोच विचार करने का। इट डिड नॉट हैपन लाइक, अब जो है वो सोच विचार की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आगे किस तरह बढ़ना है, उसके लिए पॉज भी करना होगा। ओके, ये हो गया, इस पर वी विल स्पीक मोर अबाउट दैट एंड वील हैव सम अदर गेस्ट्स एज वेल। लेकिन एक हमारा अपना पर्सनल इशू जो पाकिस्तान में बना हुआ है वो ब्लू पासपोर्ट का है, जिस पे हर तबके से, हर क्वार्टर से बातें हो रही हैं एंड ऑब्वियसली नोबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट। साबिक पार्लियामेंटेरियंस और उनके अहले खाना को ब्लू पासपोर्ट समेत दीगर मराद का बिल मंजूर होने पर सोशल मीडिया पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है। आम शहरियों समेत बाज़ मारूफ सहाफ़ियों ने भी इस पर अपने अपने अंदाज में तबसरे किए हैं और कुछ ने इस फैसले को शर्मनाक करार देते हुए लिखा, एक और सबूत मिल गया कि क्यों सियासी अशराफिया से अवाम के फासले बढ़े हैं। Exactly what we were talking about yesterday. इस तरह के फैसलों से, ये एक तो भोंडा फैसला है, इस तरह के फैसलों से जो दरार आती है ना, जो या हम आम फहम ज़बान में कहते हैं ना, जो दिल में बाल आता है वो कभी नहीं जाता फिर, इसलिए और फिर आप सवाल ना कीजिएगा कि आवाम क्यों इस तरह फील करती है। मतलब ये आपका ही है एक्शन, आपका ये बनता नहीं है पूछना कि आवाम क्यों सियासतदानों को पसंद नहीं करते। 100% मतलब एक्शन आपका है, रिएक्शन फिर आवाम का है और फिर वो जो रिएक्शन देगी वो आपके सामने है। और ये बाय द वे बहुत ने अपना जो था ओपिनियन तो वो दिया, बाज़ ने लिखा कि ऐसे लोगों की शहरियत जो है वो मनसूख कर देनी चाहिए जिन्हें सब्ज़ पासपोर्ट की कदर नहीं है और ब्लू पासपोर्ट के लिए तरस रहे हैं।
मेक्स परफेक्ट सेंस, ये इतनी ऐसा भी मुश्किल कहा बात गया नहीं कि है। पार्लियामेंटेरियंस और उनके बच्चों को इसलिए ब्लू पासपोर्ट दरकार हैं कि उन्हें बैरून मुल्क जाने का आसान रास्ता चाहिए Obviously, नेचुरली। naturally और यही ये हम तरीका है। पार्लियामेंटेरियंस और साबिक पार्लियामेंटेरियंस और उनकी बेगमात और उनके बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम उम्र 26 से कम पता है फिर होता क्या है, जो यंग लॉट हु वांट्स परहैप्स टू डू समथिंग इन सर्विस, और वो पार्लियामेंटेरियन की भी ख्वाहिश रखते होंगे कभी हम भी अपने शहरों की नुमाइंदगी करें एंड ऑल दैट, लेकिन उसमें ये लालचें आ जाती हैं बिकॉज हम जाएंगे, हम ये बनेंगे, हमें क्या क्या पर्क्स मिलेंगे जिसमें हमें ब्लू पासपोर्ट भी मिलेगा। लेट दैट पोजीशन नॉट बी समथिंग जो कि इंसान उसकी वो अच्छा, अभी इस तरह हसरत करे कि हमें मिलनी चाहिए। सही मंजूर हुआ है, उसके बाद काफ़ी मराहल हैं। कल मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब शाम में जियो पे ही गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू से तो ये एहसास हो रहा था कि उन्होंने कहा जी मेरा तो उसूली मौक़िफ़ है, मैंने तो उसकी मुखालफत भी की। और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा ज़रा सुना सकते हैं हम? हाँ सुनाएं। उन्होंने कहा जी इस पर हो सकता है ना भी आगे बढ़े मामला। ये बिल जो है ये सेनेट में पहले पेश किया गया मई में, और वहां पर मेरा इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये मौक़िफ़ था ये मुनासिब नहीं है, ये ना किया जाए। बिल एक आज़ाद रुकन ने पेश किया और उसके बाद तकरीबन तमाम पार्लियामेंट की जमातों के लोगों ने उसकी हमायत करते नजर आए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने भी मुझे कहा कि हो सकता है कि आप अगर मुखालफत कर रहे हैं तो आपको डिफीट हो जाए। कई जो अरकान जिन्होंने पेश किया उनका आर्गूमेंट ये है कि कई सिविल ऑफिसर्स जो कि ग्रेड 22 के रिटायर होते हैं उनको ये हासिल है मराहत। तो जिस पर मैंने हाउस में जब सेनेट में पेश हुआ था तो कहा था कि फिर उसको ठीक करते हैं, ना कि अगर एक पहले काम ठीक नहीं हुआ तो मजीद उसकी वजह से एक और काम गलत किया जाए, क्यों ना इसको ठीक किया जाए। उम्मीद है कि ये पार्टी की तरफ से भी यही फैसला किया जाएगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो अभी इस बिल की हमायत कर रही हैं वो भी इस बात पर नजरसानी करेंगी, नज़रसानी करें इस बात पर। हमें ऐसा लग रहा है कि इतना प्रेशर बन गया है कि कुछ नज़रसानी शायद हो ही जाएगी। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं। फ़ारूक साहब, पार्लियामेंटेरियंस के अपने लिए, अपने साबका कॉलीग्स के लिए और उनके अहल खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट मंजूर करने का मामला जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का शिकार है एंड इट्स नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल। कानून साज इस मामले में बाख्तियार हैं, अगर उन्होंने ऐसा कर ही लिया तो इसमें आपको लगता है कि कोई मसला है, नहीं होना चाहिए था? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं ज़ाती तौर पे तो इस हक में हूँ कि इससे कहीं आगे जाना चाहिए, क्योंकि जो खिदमात और जो कुर्बानियाँ अरकान असम्बली रियासत के लिए और रियासत में रहने वालों के लिए देते हैं, चाहे वो मौजूदा अरकान हों, मुस्तकबिल में आने वाले हों, माजी के हों, सिर्फ नीले पासपोर्ट से तो कहीं आगे जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंट को एक कानून पास करना चाहिए कि अरकान असम्बली के ऊपर इनकम टैक्स की असना होनी चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगना चाहिए, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगना चाहिए, सेल्स टैक्स की असना होनी चाहिए, कस्टम टैक्स उनको नहीं देना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी से असना होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी भी मैं समझता हूँ कि अरकान असम्बली के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। और जब हम इस सिमत में निकल ही रहे हैं तो फिर फौजदारी मुकदमात जो हैं वो भी कानून ऐसा होना चाहिए कि अरकान असम्बली के ऊपर एटलीस्ट ना बनाया जाए। वेरी नाइस, हमें अच्छा लगा। कुछ चांद तारे भी तोड़ के ले आए, गोल्डन पासपोर्ट, कुछ सिल्वर पासपोर्ट के ऊपर 2-4 हीरे भी लगे होने। अच्छा फ़ारूक साहब, ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक जो बहस चल रही है, हम आपसे समझना चाहते हैं कि मरकज़ी नुक्ता क्या है? ब्लू पासपोर्ट आखिर होता क्यों है? अभी अंडरस्टैंड के बाद अफसरान की वफाकी सेक्रेटरीज़ के पास, तलाल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस का मौक़िफ़ है कि चूंकि वफाकी सेक्रेटरीज़ और साबिका वफाकी सेक्रेटरीज़ के पास होता है, वैसे साबिका के पास क्यों होता है? के पास तो बहुत क्वेश्चनेबल है, उसको अमेंड होना चाहिए बजाय इसके कि सर्विंग के लिए हो, इट मेक्स सेंस आल्सो। सो ये डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी होता है? आप ज़रा प्लीज़ हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं? देखिए, एग्जिस्ट करते हैं ये बांग्लादेश में भी और भारत में भी और ममालिक के अंदर भी, और ये बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान कि हमारे सरकारी अफसरान या अपने सरकारी काम के लिए
जब किसी मुल्क में जाएंगे तो फिर वो वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत होती है, वीज़ा अपॉन अराइवल की सहूलत होती है। तो बुनियादी मकसद इसका ये है कि सरकारी अफसरान अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जब किसी मुल्क में जाते हैं तो या तो उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाए या उनको वीज़ा अपॉन अराइवल मिल जाए, लेकिन ताहयात होना और फिर इसका एक वो बड़ा जो है एंगल निकाल लेना। टॉकिंग अबाउट द ब्लू पासपोर्ट, क्या ज़रूरत है इसकी और किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, एंड शुड वन डिमांड इट, मतलब इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर जॉब रिक्वायरमेंट, मतलब उस मोमेंट के लिए इफ़ यू आर इन दैट कैपेसिटी तो आपको मिलना चाहिए, या फिर आप ज़िंदगी में मतलब ऐश करें इस पर। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं, इनसे बातचीत भी चल रही थी। फ़ारूक साहब, कुछ कंडीशंस भी तो अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे कि ब्लू पासपोर्ट इस तरह हज़ारों लाखों अफराद को जारी होता देखने वालों की एक तजवीज़ है, वो ये समझते हैं कि अगर ऐसी ही मजबूरी है तो इस डॉक्यूमेंट के लिए लाखों की फ़ीसें और सख्त शराइत भी लाजमी होने चाहिए, सख्त, इट शुड बी कंडीशनल बेसिकली। तो मिसाल के तौर पर ऐसे पासपोर्ट के ख्वाहिशमंद का फाइलर टैक्स गुजार होना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, सब असासों को डिक्लेयर भी करने का पाबंद होना चाहिए, मतलब ये 2-4 चीज़ें विच शुड बी कंडीशंस अप्लाइड। तो इस तजवीज़ में आपको कोई वजन नज़र आ रहा है? जी, मुझे तजवीज़ के अंदर जो गहरा नुक्ता है वो कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आता। मुझे जो फोकस मैं करता हूँ कि आप सोचिए कि इस वक्त तकरीबन 1/3 मुल्क की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको 3 पाकिस्तानी कहीं नज़र आते हैं तो उसमें से 1 पाकिस्तानी ऐसा है जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहा है। और यहाँ पे जो हमारे अरकान असेंबली हैं जिनको हम वोट दे के वहाँ पहुँचाते हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, वो उनके दिमाग में क्या चीज़ है। यहाँ पे गुर्बत का ये हाल है, उनके दिमाग में जो है वो नीले पासपोर्ट और नीली मुराआत और उनके दिमाग में उनकी तरजीहात बिल्कुल फ़र्क है। आप सोचिए कि मुल्क के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जो कर्जाजात थे वो 10,000 अरब से बढ़ के 100,000 अरब पे पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे जो तरजीह है, जो मेंटल सेटअप है कानून साज इदारों के मेंबरान का, वो नीला पासपोर्ट है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक सलीम, तजियाकार, और देयर यू हैव इट। आपकी भी हमें ओपिनियंस जो हैं वो मिलते रहे हैं, बिकॉज कल भी हमने एक बड़ा लॉन्ग ड्रॉन सेगमेंट इसमें किया था और आपकी काफ़ी बेसिकली पीपल डू फील, अवाम फील्स इट इज़ वेरी अनफेयर। और फ़ारूक सलीम साहब ने जो लास्ट अपना ये नुक्ता डाला था ना कि 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर द पॉवर्टी लाइन, मतलब आप डिवाइड का ये ना सिर्फ कि हम उनको जोड़ने की कोशिश करें, हम ब्रिजेस बनाएं, हम कोई ऐसी चीज़ें लगें जो वो डिवाइड कम लगे, उस तरह वो फील ना हो, हम और ज़्यादा डिवीजन दे रहे हैं, हम और इलीट्स को लेके जा रहे हैं। ये बात समझना ज़ाहिर है, इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। और जो मतलब जो सारे MNAs MPs टाइप जो बैठे होते हैं, आप नुमाइंदगी जिन लोगों की कर रहे होते हैं, लिटरली लुक एट दोज फेसेस, लुक एट दोज पीपल, और अपने आप को आप रीड द रूम ना, या क्या मतलब आप एक है। एनवायरनमेंट, रूम पूरी मुल्क में क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, पेट्रोल किस भाव मिल रहा है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं लोगों और यहाँ आपकी लड़ाई क्या चल रही है कि हमको ब्लू पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि उस ब्यूरोक्रेट को क्यों मिल रहा है, और हमें भी मिलना चाहिए, बीवी बच्चों को भी मिलना चाहिए। इट इज सो इनफैक्ट वो जो दूसरा है ना मामला, उस पे जरा कुछ तब्दीली होनी चाहिए, उस पे नजरसानी होनी चाहिए। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं और दोबारा से कमिंग बैक टू द US ईरान कॉन्फ्लिक्ट, और डॉक्टर आदिल नजम साहब ने हमें ज्वाइन किया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अमन मुआहदे के लिए डायलॉग प्रोसेस के दौरान आपको बताया हर तरफ ही मिसाइल हमले हो रहे हैं, एक बार फिर खित्ता मार्च वाली सूरत हाल की तरफ ही जा रहा है, प्रॉब्ली वर्स। सो क्या हम कहें कि जंग तो शुरू हो गई है, सूरत हाल तो बदल गई है, लेकिन डायलॉग का चांस अभी फिलहाल फौरी तौर पर आपको नजर आता है, और कौन कराएगा? मेरी गुजारिश ये होगी कि ये बिल्कुल अचानक नहीं है, इन अ वे शायद सरप्राइजिंग भी नहीं है, लेकिन तशवीशनाक ज़रूर है और बहुत तशवीशनाक है। और वो इसलिए है कि ये तो जाहिर था कि सब भला चंगा नहीं है। जब ये MOU हुआ भी तब भी ये जाहिर था, हमारी उम्मीद थी कि बेहतरी हो जाएगी, लेकिन हर एक ये जानता था, तजिया यही था कि इतना डिस्ट्रस्ट है कि एक कमरे में बैठ नहीं सकते, हाथ नहीं मिला सकते, तस्वीर साथ नहीं खिंचा सकते। तो उस डिस्ट्रस्ट की कीमत जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हमने
उसमें उतार चढ़ाव देखा जैसे होता है, लेकिन जो पिछले 2 दिन में हुआ उतार चढ़ाव मेरे ख्याल में उसकी एक मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, जिसका मतलब ये नहीं है कि जंग इमिनेंट है, लेकिन जिसका मतलब ये ज़रूर है कि जो टूट है वो और बढ़ गई है और ख़तरात और बढ़ गए हैं। और ख़तरात से मेरी मुराद सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है। मेरे ख्याल में ईरान के लिए खुसूसन जो सबसे बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन और ख़तरा है वो अपने रीजन के हालात का है कि देखें, अमेरिका के साथ तो जो ईरान की कार्रवाई है उसका अब एक रिदम बन गया, अच्छा हो बुरा हो जो भी है, पर उसका रिदम बन गया। लेकिन जो जीसीसी के ममालिक हैं या जो कतर है या जो ओमान है, जो उनके बिल्कुल नेबर्स हैं, और फिर हमने कल देखा कि जो हुआ यमन में और उसकी जो मुहर्रिकात हैं सऊदी अरेबिया के हवाले से, ईरान के हवाले से वगैरह वगैरह, वो सारी ऐसी हैं कि जो रीजन का नक्शा बदलता हुआ नज़र आता है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये साफ जाहिर है कि वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान अपनी कोई किसी कार्रवाई की वजह से उसमें तो कोई ऐसी लॉस नहीं ले आएगा जो हुर्मुज से भी शायद बड़ी हो? तो ईरान के लिए ये एक बड़ा नाजुक मौका है और रीजन के लिए बड़ा एक ये नाजुक मौका है, जिसका ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि जी मैं टोल लूंगा या नहीं लूंगा, क्योंकि क्लियर ये है कि इस वक्त जो है वो अमेरिका के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो हुर्मुज को खोल सके। बंद करने की एबिलिटी है, बंद कर सकता है, लेकिन उसको खोल नहीं सकता। खोलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मुज़ाकरात, और वो है कि दोनों जो हैं और सारे जो फरीक हैं वो किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचे, और उस नतीजे से हम अगर करीब तो शायद कभी भी नहीं थे, लेकिन पिछले 2 दिन की वजह से थोड़ा और दूर हो गए। यू वेरी राइट डॉक्टर आदिल, और इस वक्त जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो आपना हुर्मुज के कंट्रोल का ही है। दोनों को चाहिए कि जी कंट्रोल हमारे पास हो। अब ये बहरी रास्ता बंद होना ऑब्वियसली दुनिया के बहुत से ममालिक को बराह रास्त मुतासर कर रहा है, लेकिन इसे खुलवाने खित्ते में अमन के लिए बराह रास्त किरदार जो है वो पाकिस्तान, कतर, 2-4 और चले ममालिक के आप नाम लें, तुर्की को भी आप डाल लें, वही अदा कर रहे हैं। यूरोप, चाइना, रशिया, ये सारे जो ममालिक हैं इनको अब अपना किरदार अगर इन्होंने बीच में थोड़ा बहुत प्ले किया है, दे नीड टू बी एक्टिव अबाउट इट नाउ। बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब मसला जो है वो स्ट्रीमलाइन होके ये रह गया है कि हुर्मुज जो है कैसे खुलेगी। याद रहे कि हुर्मुज बंद नहीं थी। ये सारी कार्रवाई जब इजराइल ने और अमेरिका ने शुरू की उससे पहले जहां हम थे, मसला ये है कि क्या तरीका है कि वहीं वापस आ जाएं उसी जगह पे जहां से हम चले थे। आई थिंक एक और भी शैडो मसला है जो इससे मुंसलिक है। मेरा शुरू से ख्याल ये रहा है कि असल में जो MOU है उसकी जो फाल होना जो है उसका जो मैकेनिज्म है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, दोनों साइमल्टेनियसली होनी है। एक ये कि जहाज़ जो है वो फ्लो करें, और दूसरा ये कि मनी फ्लो करे ईरान की तरफ से, चाहे वो कॉम्पनसेशन में हो, रिकंस्ट्रक्शन में हो, बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने में हो या टोल में हो। और ये दोनों चीज़ें हल्की हल्की हमें होती नज़र आ रही थी। आज से कोई हफ्ता पहले तकरीबन 30 जहाज गुजर रहे थे दिन के, जो इस सारी कार्रवाई से पहले 100 थे, लेकिन MOU से पहले 6 थे। सो देयर वाज सम इंचिंग फॉरवर्ड, जो अब हमें पिछले 2 दिन में वापस उसी 5-6 पे आ गया। सो दैट इज वाई ये मसला संगीन है। आपने ये भी नोट किया होगा कि अब वो न्यूक्लियर जो एक ट्रक की बत्ती थी ना कि न्यूक्लियर, असली मसला न्यूक्लियर, असली मसला न्यूक्लियर है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, बिकॉज इट हैज ऑल बॉइल्ड डाउन टू द रियल इशू ऑफ हुर्मुज। हुर्मुज का इशू ये है कि ना सिर्फ ये कि कंट्रोल किसके पास है, लेकिन कंट्रोल का मतलब क्या है। ईरान का मौकफ नजर ये आता है कि वो कहता है कि यार मेरा कंट्रोल का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा मुझे बता के गुजरेगा, जो मैंने कवायद बनाए हैं उनके तहत गुजरेगा। और जब भी कोई जहाज उस तरह नहीं गुजरता तो हमें नजर आता है कि ईरान उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कर देता है। अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो चाहता है कि जी मेरा कंट्रोल हो या ना हो, ये ना लगे कि ईरान का कंट्रोल है, और दैट इज वेयर वी आर स्टक। मसला यहाँ ये भी है कि इसका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, इसका इंटरेस्ट तो खुसूसन उस इलाके के जो दूसरे ममालिक हैं, ओमान का, क्योंकि वो बॉर्डर मैरीटाइम शेयर करता है, दूसरे ममालिक जहाँ से जहाज आते हैं उनका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म इसके जो भी कवायद बने वो ऐसे हों कि उनकी जो मफादात हैं और बड़े सीरियस मफादात हैं उनको ना अफेक्ट हो। दैट इज़ वाई ये गंभीर मसला है। इसका हल जो है मेरे ख्याल में सिर्फ मीडिएशन में ही है। इसका हल जो है वो सिर्फ निगोशिएशन नहीं है, लेकिन निगोशिएशन का हल ये नहीं है कि आप पार्टीज बढ़ा दें और लोग आ जाएं, 4 चौधरी और आ जाएं, चीन भी आ जाए, रूस भी आ जाए, ये भी आ जाए। नंबर बढ़ाने से मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। फर्क तब पड़ेगा जब इंटरनेशनल प्रेशर से या
किसी लॉजिक से इन दो ममालिक को डी एस्केलेशन करने पे आमादा किया जाए। आई स्टिल बिलीव कि वो चाहेंगे कि डी एस्केलेट हो। ना ईरान के हक में लॉन्ग टर्म ये है कि ये एस्केलेशन बढ़ती जाए, ना अमेरिका के हक में है कि एस्केलेशन बढ़ती जाए। शायद इसका हल ये है कि जो अभी हम एस्केलेशन देख रहे हैं, इस एस्केलेशन से एक और नई डी एस्केलेशन आए और उसमें भी हमें चाहिए होगी मीडिएशन ऑफ सम सॉर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस जंग और डायलॉग के दरमियान म्यूजिकल चेयर में सदर ट्रंप की सियासी साख और ख़ासतौर पर अमेरिका के अंदर इनसे मुताल्लिक राय आमा, इसकी तब्दीली की रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। आप हमें बेहतर बता सकते हैं, क्या सदर ट्रंप को इसका कोई फौरी सियासी नुकसान हो सकता है या बात इलेक्शन में जाकर ही वाज़ेह होगी? जी देखिए, एक चीज़ तो ये ना कि जब जंग शुरू हुई थी तो तब भी ये पॉपुलर नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप के बेस में तो बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं थी, अमेरिका में भी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन ट्रंप साहब का ख्याल ये था कि ये तो यार हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे और जीतने वाले को हर एक प्रेफर करता है, इसलिए सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो जल्दी हुई नहीं। उसके बाद वो और अनपॉपुलर हो गई। लेकिन जब MOU आया तो ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को MOU पसंद आ गया क्योंकि जंग पसंद नहीं थी इसलिए जंग का खात्मा पसंद था। MOU देखने के बाद आई थिंक अमेरिका का मिजाज ये था कि यार ये तो सरेंडर हो गया, ये तो हम असल में हार गए हैं। जो इस पर नोटिस भी नहीं कर रहे थे उन्होंने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्रेशर वो आ गया जो हमने उसके मुहर्रिकात भी देखे। एट दिस पॉइंट आई थिंक सच्ची बात यह है कि अमेरिका बोर हो गया जंग से और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जंग से। ही डेस्परेटली वांट्स कि ये उनके पीछे हो, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एंड दैट हमें उनके बयानात से भी और दूसरी चीज़ों से नज़र आ रहा है। जहाँ तक अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन सियासत और अमेरिकन लोग हैं, उसमें और भी बड़े तमाशे हैं। देखिए ना, वर्ल्ड कप भी हो रहा है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। इकोनॉमी में भी AI का बड़ा चर्चा है और स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहती है, वो भी एक चीज़ है। सो इन अ वे ऑड बात है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ईरान की जो जंग है उसका आम अमेरिकन की ज़िंदगी पे उतना असर नहीं है जितना शायद बाकी दुनिया पे। हाँ, तेल की कीमत बढ़ गई, तकरीबन $4 पहुंच गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने तेल लेना कम कर दिया हो या किसी की ज़िंदगी का स्टैंडर्ड कम हो गया हो या किसी ने सोचना पड़ा कि मैं अब क्या करूँगा। बिकॉज ये बड़ा मुल्क है, बिकॉज ये बड़ी इकॉनमी है। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि अगर जब ये इलेक्शन होती है नवंबर वाली, प्रॉबेबली डोनाल्ड ट्रंप की कुछ लॉस होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी जितना पहले खदशा था शायद। और प्रॉबेबली वो सीटें भी इतनी चेंज नहीं करेंगी कि सारी गेम चेंज हो जाए। सो इन अ वे वो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे इस वक्त कदरे कम है। दैट डजंट मीन कि इसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वैसा इम्पैक्ट आप ना अज्यूम करें जैसा बाकी दुनिया में है। वो इन अ वे डोनाल्ड ट्रंप को ये ख्याल देता है कि शायद मेरे पास टाइम है। ओके, दैट मेक्स सेंस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आल नजम, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। ऑलराइट, सो दैट इज़ वेयर वी स्टैंड। अच्छा जी, ये सुने, दिस शुड रीअश्योर यू अ लिटिल बिट। वफाकी हुकूमत ने तस्दीक की है कि मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं है, लेकिन एक साल के दौरान आटे की कीमतों में होश उड़ा देने वाला इजाफा ज़रूर हुआ है और इस वक्त भी कराची के शहरी जो है वो मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। 2 दिन पहले वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन की सदारत में गंदम बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और कहीं भी गंदम की कोई किल्लत नहीं है। पाकिस्तान में गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कितने 1.36 मिलियन मेट्रिक टन जायद होने की उम्मीद भी है। दूसरी तरफ मुल्क भर में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सिर्फ कराची की बात करें तो एक साल के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये तक महंगा हुआ है। कराची इंतज़ामिया की फ्लावर मिल्स मालिकान से मीटिंग के बाद इत्तलात आ रही हैं कि आटे की कीमतों में कमी पर इत्तफाक हो गया है। फ्लावर मिल्स मालिकान ने एक्स मिल्क प्राइस में 8 रुपये फ़ी किलो कमी का ऐलान भी कर दिया है। इसी पे ज़रा बात करते हैं, ये क्या मामला चल रहा है। रियाज आंडी साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा, पहले बहरान की खबरें, उसके बाद ये कीमतों का तयन, हमें समझा सकते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ और अभी किस स्टेज पर है? देखिए, ये मामला शुरू हुआ है जब आप गंदम को प्रोक्योर करते हैं तो हुकूमत का इस साल फैसला ये था कि वो गंदम को प्रोक्योर नहीं करेगी, ना सपोर्ट प्राइस देगी। पंजाब के अंदर ये हुआ कि 40 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर 40 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन वहाँ पे मसला ये हुआ कि बैंकों ने फाइनेंसिंग मना कर दी। तो टेक्निकली इस साल ना सपोर्ट प्राइस अनाउंस हुई, ना ही गंदम प्रोक्योर किया गया।
तो जब वो सेटिंग नहीं हुई तो फिर प्राइवेट सेक्टर ने आके वो गंदम को उठाया और वो उनके पास है। तो होता ही है कि नॉर्मली जो हमारी ज़रूरत है उससे हम थोड़ा सा कम गंदम जो है वो पैदा करते हैं और उसकी वजह से एक मार्जिन रहता है कि ये इतना आपको इंपोर्ट करना होगा। तो डे 1 से जब वो निजी शोबे के पास गया है तो डे 1 से ये बात थी कि कमी होगी, किल्लत है और वहाँ से ये मामला शुरू हुआ है। असल बात ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो इसको डीरेगुलेट कर दे, लेकिन गंदम की प्राइस को डीरेगुलेट किया गया है, लेकिन गंदम से जो आटा बन रहा है उसकी कीमत को अभी भी हुकूमत ही बना रही है। तो ये सारा जो डिस्टॉर्शन है वो इसी वजह से है। IMF की डेफिनेटली एक कंडीशन है कि आप मार्केट को डीरेगुलेट करें, तो गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ मूव कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की जो नीयत है वो आई डोंट नो, उस पर शुबा तो है लोगों को। एंड इस वक्त यस फ्लावर मिल मालकान के साथ जो है वो इस वक्त बात शुरू हुई है और उन्होंने 8 रुपए कम किए हैं, लेकिन 8 रुपए में गंदम का रेट 111 रुपए है और 125 रुपए में ये कब तक आटा देते हैं, ये एक मुअम्मा है और लोगों का ख्याल है कि ये बहुत देर तक जारी नहीं रख सकेगा। प्योरली जो है वो आपको एक मिसमैनेजमेंट नज़र आती है जो हर जगह पे होती है। कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए तैयार नहीं है। तो जो ओवरऑल एक पिक्चर है वो तो यही है जी। अच्छा, जो ओवरऑल पिक्चर है वो ये है। अभी वैसे ओवरऑल आटे की डिमांड एंड सप्लाई की जहाँ बात आती है तो एकदम से शॉर्टेज हो जाती है। अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? क्या आटा मिल रहा है आसानी से हर जगह, हर मकाम पे मैसर है? कराची एंड यू नो अदर देन कराची और हुकूमत का तो बिल्कुल यही कहना है कि एक्चुअली कोई बुरहान नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सही कह रही है कि आटा हर जगह पर मौजूद है, लेकिन जो मैंने आपको पहले मेंशन किया कि डीरेगुलेट का मतलब यह है कि प्राइस गेम से गवर्नमेंट निकल गई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो प्राइस गेम से नहीं निकली है। गंदम से निकल गई है, लेकिन गंदम से जो आटा बन रहा है उसकी प्राइस अब भी हुकूमत ही फिक्स कर रही है। तो एक चीज़ जो डीरेगुलेट है, जो गवर्नमेंट के पास मौजूद ही नहीं है, उससे जो आटा बनेगा वो कैसे कंट्रोल करेंगे, ये एक मुअम्मा है। नाउ सेकेंडली ये कि जो ये 8 रुपए कम किए गए हैं, ये बहुत आम ख्याल है मार्केट के अंदर कि ये किसी प्रेशर के ऊपर से किया गया है। तो आगे जाते हुए ये भी जो है वो बहुत देर तक नहीं रह सकेगा। और जहाँ तक गंदम की किल्लत की बात कर रहे हैं या आटे की किल्लत की बात कर रहे हैं, सो अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन कीमतों में जाहिर है फ़र्क भी देखा जा, कीमतें कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। लेट्स सी इस मामले का क्या हल निकलता है। बहुत शुक्रिया रियाज। कराची में ना स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और होती भी हैं और हम बदनाम भी हो गए हैं वैसे इस चीज़ के लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं, जबकि बैंक से रकम निकाल कर महफूज तौर पर अपनी मंजिल तक पहुँचाना भी आसान नहीं रहा। और इस किस्म की जब बातें सामने आती हैं तो हमें लगता है कि किसी को ये सर्विस भी स्टार्ट करनी चाहिए कि आप ही का पैसा हम निकाल के इधर से उधर ले जाएंगे, बिकॉज इट इज़ सो unsafe. It is so unsafe. You might die because of अपना ही पैसा आप निकाल के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। और पता है क्या, जब इस तरह की रकम और टाइम्स आपको ट्रांजैक्शंस के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई बड़ी पेमेंट करनी है, चाहिए होती है आपको, गाड़ियां आप खरीद रहे हैं, व्हाटएवर। एक और भी बात है ना कि बैंकों में 50 लाख रुपए कैश आपको ऐसे आप जाएंगे नहीं मिल जाता। यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंकर बिफोर हैंड कि जी हाँ हमने इस दिन हमें रकम चाहिए, 50 लाख रुपए हमें दरकार हैं, 60 लाख रुपए दरकार हैं, 1 करोड़ रुपए कैश दरकार है, so the banker arranges it. But as much as you want to do it discreetly, वो हो नहीं पाता क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि आप आ रहे हैं। बैंक को पता होता है, ज़ाहिर है बैंक में अगर आपने किसी को बता दिया तो कहीं से मुखबरी हो रही है ना। अदरवाइज इफ यू आर जस्ट गेटिंग इनटू द बैंक एंड गेटिंग आउट ऑफ द बैंक विदाउट प्रायर नॉलेज टू द बैंकर, नोबडी वुड नो कि आप कितने पैसे ला रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी क्या हुआ है वो हम आपको बता दें। कल एक ही दिन में कराची में 2 बड़ी डकैतियां हुई हैं जिन्होंने शहरियों को सख्त तशवीश में मुब्तला किया है। अलमिया यह है कि पुलिस बाज़ औक़ात मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो भी जाती है, लेकिन इनका लूटा हुआ माल या तो इन्हें बिल्कुल नहीं मिलता या फिर बराए नामी रिकवरी होती है। पहले बड़ी वारदात कराची के इलाके गडाप में हुई, जहां 8 अफराद पर मुश्तमिल डाकुओं का पूरा गैंग एक ही घर से 175 तोले सोना और 300 तोले चांदी, लैपटॉप, घड़ियां, तमाम कीमती चीजें लूट कर ले गए, जो कि यकीनन उनको पता था ना कि इस घर में क्या है, वरना वो जवान 4 मोटरसाइकिलों पे आए थे। दूसरी वारदात कराची में 3 तलवार पर हुई, जहां बैंक से रकम निकालने वाला शख्स डॉक्टर आकाश जान से हाथ धो बैठा। वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई है। SSP साउथ ने वाक़े की तफसील बताई और पहले उनको सुने कि क्या थी तफसील।
जैसे ही ये 3 लोग थे गाड़ी में, वालिद थे इनके कज़न थे और ये खुद डॉक्टर साहब पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही यहाँ आके रुके हैं तो पीछे से जो है वो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग जो है उनको फॉलो करते हुए आए हैं और इनसे जो है वो रगड़ने लगे। तो एक मोटरसाइकिल सवार जो है उतर कर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भागा तो सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो उस पर फायरिंग की। जवाबी में उसने जो है सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर फायरिंग की। इसकी जद में आकर जो है उसमें वो जो डॉक्टर साहब है वो ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को हमने फ़ौरन यहाँ से रेस्क्यू किया, उनको निजी अस्पताल की तरफ लेके गए और फर्दर वहाँ ज़ख्मों को ताब ना लाते हुए उनकी जो है वो डेथ हो गई। फर्दर जो है पुलिस जो है वो तकनीकी बुनियाद पर जो है इस जो है पूरे इंसिडेंट की जो है वो तफ्तीश कर रही है और इसमें जो है वो क्राइम्स यूनिट ने जो है वो शवाहिद ले ली हैं। और ये जो एग्जैक्ट सीन हुआ था ना, ये ज़रा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि पुलिस के मुताबिक मकतूल के पास 25-25 लाख के 2 पैकेट्स थे। डाकू एक पैकेट लूट कर फरार हो गए, लेकिन मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अब किसकी गोली मकतूल को, आकाश को लगी और फिर उनकी मौत हो गई, ये ऑब्वियसली फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि हुज शॉट। वज़ीर दाखिला सिंध ने वारदातों का नोटिस लेते हुए कहा है कि मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। गडाप में होने वाली वारदात में पुलिस को बड़ी हद तक अंदाज़ा है कि मुल्ज़िमान कौन हो सकते हैं। हो सकता है कि ये लोग कानून की गिरफ्त में भी आ जाएं, लेकिन पुलिस का काम है कि ना सिर्फ लोगों को, डाकुओं को इंसाफ दिलाएं, डाकुओं को इबरतनाक सज़ा दें, बल्कि मुतासरा ख़ानदान का अब 175 तोले सोना अगर किसी का गया है तो उसकी लाइफ सेविंग ही है ना, या भी मतलब जद्दी पुश्ती लाइफ सेविंग है, ये हो सकता है। पता होता क्या है, कबरी होती भी है लेकिन वो कट कटा के यहाँ पे होती नहीं है। और वो कट किधर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो कट कटा के। दूसरा, ये इतना सोना घर में रखना, ये भी मुझे, आई एम सॉरी अब्दुल्ला, अजीब लगता है। खैर, जिसने बैंक में रखा हुआ था वो कौन सा बचा। सो यू रियली डोंट नो वेयर यू गोइंग विद दिस। दानियाल सैयद, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ही इज़ इन द स्टूडियो विद अस और थोड़ी देर में हमें काशिफ मुश्ताक भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, काशिफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया दानियाल, लेकिन पहले बात का आगाज़ आपसे करते हैं। ये डॉक्टर आकाश वाली जो है, ये बड़ी दर्दनाक बात है। इसमें ऐसा ही हुआ था कि वो पहले इन्फॉर्म कर चुके होंगे। हम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ द फैक्ट कि ये डाकुओं वगैरह को कैसे पता चला कि 50 लाख इधर से उधर हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता चंद दिन कबल भी एक बुज़ुर्ग उमर रसीदा एक मुल्ज़िम था जिसे गिरफ़्तार किया गया था फ़िरोज़ाबाद थाने के दूध से, जो बैंक के अंदर आके रैकी करता था और उसको अमूमन लोग पहचान नहीं पाते थे कि उनकी रैकी की जा रही, क्योंकि वो उमर रसीदा था। तकरीबन 65 साल के करीब उसकी उम्र थी और उसके ग्रुप में 4 दीगर मुल्ज़िमान थे। ये रैकी करके अपने साथियों को बताता था और फिर बैंक, मतलब ये बैंक कोई होटल तो नहीं है ना, ये रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के कॉफ़ी भी हो, क्या कैसे रैकी कर रहा था, अंदर क्यों है? और अगर रेगुलरली एक आदमी आ रहा है और उसका कोई काम नहीं है तो क्यों आ रहा है? या फिर कोई काम भी अगर निकाल ले, ये तेज होते हैं, कोई ना कोई काम निकाल के बैठे हो रोज 10 रुपए इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें, जब उसकी मुख्तलिफ बैंक से मौसूल होने वाली जो CCTV फुटेज थी उसमें उसकी शनाख्त हुई और लोगों ने भी निशानदेही की, उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया। और SSP ईस्ट के मुताबिक उमर रसीदा जो मुल्ज़िम है वो एक दौरान डकैती कत्ल में भी मुलव्वस निकला और 2 साल कबल उसने एक DSP की बैंक से रैकी की थी जिसमें DSP से 8 लाख रुपए लूटे गए थे। तो एक मुनज़्ज़म तरीके से रैकी की जाती है। और गुज़िश्ता दिन की अगर बात की जाए तो डॉक्टर आकाश जो है 28 साल के नौजवान थे, वो अपने वालिद और कज़न के हमरा बोर्ड बेसिन में एक निजी बैंक से 50 लाख की रकम लेकर निकले थे और तकरीबन 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं होगा वो तय करने के बाद जब गाड़ी में अपने वालिद और कज़न के हमरा 3 तलवार के करीब एक दूसरे निजी बैंक पहुंचे जहां पर उन्होंने ये रकम जमा करानी थी, तो जैसे ही गाड़ी आके रुकती है मुल्ज़िमान 2 मोटरसाइकिलों पर पीछे आते हैं, लूट मार करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक के बाहर बैठा हुआ CCTV फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, वो फौरी तौर पर मज़ामत करता है। गोलियों का तबादला होता है, फायरिंग का तबादला होता है और एक गोली आकाश के सीने में लगती है जो जानलेवा साबित होती है। मुल्ज़िमान 25 लाख की रकम लूट कर फ़रार हो जाते हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो रूट मैप है इन मुल्ज़िमान का, किन रास्तों से आए, किन रास्तों से फ़रार हुए, वो तैयार किया जा रहा है और इस वक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है कि जिसमें ये बात वाज़ेह हो सके कि डॉक्टर आकाश जो हैं वो किसकी गोली से कत्ल हुए। और ये तो वो इलाका है जहाँ पे मतलब मुताद्दिद, एक तो अपने भी कैमरे लगे हुए हैं इनके, फिर मुताद्दिद कैमरेज अदरवाइज आपको मिल जाएंगे कि कहाँ से निकले थे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए। होपफुली इसमें तो शक्लें भी आप तयन कर सकते हैं, मगर ये डिटरमिन नहीं हो सका कि बैंक में से कहाँ से मुखबरी हुई थी। देखें अब्दुल्ला, इस हवाले से भी पुलिस हुकाम तहकीकात कर रहे हैं क्योंकि जब गुज़िश्ता रोज़ ही वाक़या हुआ
तो लवाहिकीन जो थे उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया 3 तलवार के ऊपर, और जिसके बाद वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम ने भी नोटिस लिया और फौरी तौर पर जो डाकू थे उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए। पुलिस हुकाम के बताना है कि जो चारों मुलजमान थे उन्होंने अपनी शक्लें छुपा रखी थी, हेलमेट भी पहन रखे थे, मास्क भी लगा रखे थे, जिनसे उनकी शनाख्त फौरी तौर पर अमल में नहीं आ सकी। लेकिन जो रूट मैप तैयार किया जा रहा है उसे यकीनी तौर पर, यानी रूट मैप जब आप कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि जियो फेंसिंग कर दी गई है और ऑब्वियसली कहाँ से कोई निकल रहा है, क्या कनेक्शन बन रहा है, कौन किसको कॉल कर, मतलब ये सब कुछ पता चल जाएगा। जी, यकीनी तौर पे वो कहाँ से निकले, कहाँ से आए और किन रास्तों से फ़रार हुए। अगर उन्होंने किसी रास्ते में कोई कॉल की या कहीं पर अपनी शनाख्त जो छुपा रखी थी उसको अगर हटाई तो यकीनी तौर पर उनकी शक्लें वाज़ेह हो सकेंगी। और यही रूट मैप जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से तैयार किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर वो रूट मैप तैयार भी कर लिया गया होगा पुलिस की जानिब से, जियो फेंसिंग की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसका इंतज़ार है, जिसमें ये बात वाज़ेह हो सके कि डॉक्टर आकाश को जो एक गोली लगी है वो सिक्योरिटी गार्ड की लगी है। ये तो फॉरेंसिक से पता लग जाएगा, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। जाहिर है जो गार्ड की गन है वो तो गन है। अच्छा, लेट्स मूव टू काशिफ मुश्ताक नाउ। काशिफ, गडाफ वाले दूसरी वारदात में इतना सोना चांदी घर के अंदर रखा हुआ है, 8 लोग आके लूट गए। ये कोई घर के अंदर से ये भी मुमकिन नहीं है। हाँ, मतलब कैसे हो सकता है? ये तो लगता है कि फिर घर के अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर गई है कि घर में क्या क्या पड़ा। देखिए, घर के अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं गई। इसमें हुआ कुछ क्योंकि ये एक बाउंड्री वॉल है, उसके अंदर कुछ 4 प्लॉट 4 भाइयों के, जिसमें से 2 प्लॉट बने हुए। पहले तो बाउंड्री वॉल जो थी उसके ऊपर गेट जो है वो लगा हुआ था। उसके बाद जब उस घर के अंदर दाखिल होने लगते तो वहां भी एक गेट था। मुलजमान की जानिब से ये किया गया कि जो बाउंड्री वॉल इनकी जानिब से बनाई गई थी, गडाफ सिटी का ये इलाका है, चूंकि ये काफी दूर ये कराची से पड़ता है ये इलाका और एक गोट आबाद इलाका है, तो इस टाइप का जो इलाका होता है वहाँ जो रास्ते हैं वो भी कच्चे हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि कोई बाहर का शख्स जो है वो उस इलाके में दाखिल हुआ होगा। मुबैना तौर पर या इब्तदाई तौर पर ये कहा जा सकता है कि वही का जो शख्स है कोई वो इसमें मुलविस है। इन्होंने किया यूं कि जो गैजेटेड ये वॉल लगाई हुई थी, इसकी बैक साइड पे एक दरवाजा था, उसका ताला तोड़ा और वहां से अंदर दाखिल हुए। जब ये बंगले के चौकीदार के पास पहुंचे तो उसको इन्होंने यरगमाल बनाया और बनाने के बाद फिर उससे पूछा कि घर के अंदर कौन कौन से कमरे के अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं। उससे सारी इंफॉर्मेशन दी और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होने लगे तो घर के जो सरबराह है, मालिक है, वो गेट पर इनको टकराए। उनसे इन्होंने कहा कि हम जो है वो 7 इदारे से हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके घर के अंदर कोई लोग मौजूद है, तो इस हवाले से हम सर्चिंग का अमल करना चाहते हैं। तो जब उनकी जानिब से बात तकरार हुई तो उसे जो है वो पिस्तौल के बट मारे गए और वहाँ उन्हें जो है वो दबोच लिया गया। उसके बाद पूरी फैमिली को जो है वो यरगमाल बनाया। मुख्तलिफ कमरे थे इस घर के अंदर, 8 से 12 कमरे थे, काफी बड़ा ये घर था। कमरे के अंदर जो है वो तसल्ली से जो है वो इन्होंने सर्चिंग की। सर्चिंग करने के बाद तमाम तर अलमारियों से जो भी सोना मौजूद था, चांदी मौजूद थी, साथ साथ कैश मौजूद था और ब्रांडेड अशिया जो मौजूद थी वो तमाम तर बड़ी आसानी से यहाँ से लूटी और मतलब ये उसके बाद इनकी अगर इतना बड़ा घर है और इतना पैसा रखा हुआ है तो घर पे कैमरेज भी नेचुरली लगे होंगे। ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज के ज़माने में, क्योंकि ज़ाहिर है एक अच्छा घर बना हुआ है, कि कैमरा नहीं लगा हुआ, क्या वहाँ से कोई फुटेज मिली, नहीं मिली? फिर किस पे शक का इजहार किया जा रहा है? ये कारोबारी शख्सियत हैं, ये मुलाजमत पेशा हैं, क्योंकि यूजुअली जो नौयत है इस वाक़े की कारोबारी ही लग रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये कारोबारी लोग हैं और इनका जो है वो मुख्तलिफ कारोबार मुल्क से बाहर मौजूद है, तो इनकी जो फैमिली है वो गडाफ सिटी के इलाके में रहती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये इलाका चूंकि काफी पुराना है तो यहाँ कोई इनकी सीसीटीवी मौजूद नहीं थी, ना मेन गेट पर जो बाउंड्री वॉल मैंने आपको बताई वहाँ मौजूद है, ना किसी सड़क पर कोई सीसीटीवी मौजूद है। चले सीसीटीवी तो दूसरी बात है, कोई इतने बड़े घर और पूरा कंपाउंड है, आप कह रहे हैं कोई गार्ड भी इन्होंने रखा हुआ था? लोग अक्सर रख लेते होते हैं 1-2 गार्ड बाहर। चौकीदार, जिसको चौकीदार नहीं गार्ड था, बिल्कुल जो चौकीदार था वही इनका गार्ड था और उसी से जो है वो उसे यरगमाल बनाया गया। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि बड़े धड़ल्ले से जो इन्होंने जो वारदात की, ये 4 मोटरसाइकिलों पर 8 मुलजमान सवार थे और 8 के 8 जो है वो गार्ड जो है उसकी जानिब से भी पुलिस के बताई बयान बताया गया है कि वो उनको शनाख्त कर सकता है, जबकि एहलखाना जो है उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है वो मोटरसाइकिल पर आए और इतनी बड़ी वारदात मोटरसाइकिल पर करके 200 के करीब जो 8 लोग आए हैं, तो मोटरसाइकिल्स कितनी थी? 4 मोटरसाइकिलें थी और इसमें अच्छा, अब बताएं कि उस कंपाउंड में ये घर था, उनको कैसे पता था सारा सोना चांदी इसी घर में है? दूसरे घर को भी इन्होंने किया?
देखिए जो कंपाउंड है 4 प्लॉट है उसमें से 2 पर घर बने हुए हैं। हाँ। उनमें से एक घर में ये जब दाखिल हुए तो इन्होंने वहां से इन्फॉर्मेशन ली। अब यहीं से पुलिस का भी जो क्लू है वो शुरू होता है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इनको इन्फॉर्मेशन इस घर की पहले से मौजूद थी। इनके इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि तमाम तर तफसीलात जो है वो मुल्ज़िमान को शायद पहले से पता थी और ये मुल्ज़िमान भी इसी करीबी इलाके के हो सकते हैं। तो जो इसमें एलिमेंट मौजूद है तो सवाले से पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, चूंकि एक बोर्ड के अंदर ये अच्छा अभी किसी को हिरासत में लिया है? यूजुअली मुलाजमीन से पूछताछ की जाती है, हिरासत में लिया जाता है, मतलब क्या तफ्तीश में बात सामने आई है? देखिए रिवायती जो मुकदमा है अब्दुल्ला वो दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा घर के मालिक की जो सरबराही है उसकी मुद्दईयत में जो है वो दर्ज किया गया है और अब तक कोई तफ्तीश में पेशरफ्त। अच्छा और इन 4 प्लॉटों पे अगर एक प्लॉट पे ये बड़े साइज का घर है, इतने बड़े साइज, इट्स अ बिग कंपाउंड है, तो दूसरे घर में भी लोग रिहाइश पजीर थे या दूसरा घर खाली था? दूसरे घर में भी लोग रिहाइश पजीर थे और इन्हीं के भाई जो है वो दूसरे और किसी को नहीं पता लगा कि साथ वाले घर में जो एक अहाते के अंदर है ये वारदात हो रही है, वहाँ लूटमार हो रही है? बिल्कुल ये क्वेश्चन मार्क तो है और इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से इब्तदाई बयान तो तमाम तर लोगों से लिए गए और जैसे इस कंपाउंड से बाहर निकले तो मुख्तलिफ शॉप्स बाहर मौजूद हैं। उन शॉपकीपर से भी जो है वो तमाम तर तफसीलात हासिल की गई हैं, इब्तदाई बयान लिए गए। लेकिन चूंकि पूरे एरिया के अंदर कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज या उनका रूट नहीं निकला है जिसकी वजह से पुलिस को मुश्किलात का सामना है। लेकिन पुलिस की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि करीबी लोग हो सकते हैं, तो इसलिए करके पुलिस की जानिब से बड़ी बारीक बीनी से छानबीन की जा रही है। 8 के 8 मुल्ज़िमान जो है उनको शनाख्त भी किया जा सकता है। लोगों की जानिब से भी कहा गया कि ये शायद पिछले रास्ते से वापस जो है वो फरार हुए हैं, तो उस रास्ते के हवाले से भी जो है वो पुलिस की जानिब से जो इलाका मुकीम की जानिब से निशानदेही कर दी गई है और वहाँ का रूट मैप जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। काशिफ ये 100% आपकी बातों से भी ये इनसाइड जॉब है, वरना उस इलाके में जहाँ ना कैमरे हैं, इतना सोना घर में रखा हुआ है, जिसने सोना घर में रखा हुआ है उसने भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई सिक्योरिटी कर लूँ अपने घर की, कैमरे ही लगा लूँ कुछ, वो भी बिंदास बैठे हुए हैं। ये तो अंदर से ही बात गई है कि ये ओपन हाउस है लिटरली, कि आए और लूट लें, यही हमें नजर आ रहा है। और मतलब घर में हर दुनिया की आसाइश मौजूद है जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द कैमरास। मतलब एक अच्छा आज के ज़माने का तर्ज का घर बना हुआ है जिसपे करोड़ों रुपया लगा हुआ है, बट देयर इज नो कैमरा। अब ये भी लोगों के लिए सबक है कि जब आप कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी के कैमरे ना नस्ब करें। दानियाल, कमिंग बैक टू यू, ये डॉक्टर आकाश की जो बहुत ही ट्रेजिक मौत हुई है, लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट भी किया और मुतालबात भी गए, मेयर साहब भी वहाँ पहुंचे। हम जरा इस महीने के आदाद शुमार बता दें। नहीं, और फिर मुतालबात क्या है, मतलब क्या डिमांड करते पहले तो कि हम डकैती में कत्ल की जो वारदातें हैं, हम अक्सर बात करते हैं बढ़ गई हैं। जी देखें अब्दुल्ला, जिस तरीके से दावे किए जाते हैं ना पुलिस की जानिब से कि डकैती और दीगर जराइम को कंट्रोल कर लिया गया है, उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो डकैती के दौरान कत्ल की वारदातों में कोई कमी नहीं आई है। पुलिस के दावे पहले कम होते थे, अब दावे ज़्यादा हैं। अगर दावे ज़्यादा हैं तो फिर उसका नतीजा भी सामने आना चाहिए, जो नतीजा सामने नहीं आ रहा है। रवां साल 43 लोग जो हैं वो दौरान डकैती कत्ल किए जा चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो डॉक्टर आकाश को कत्ल किया गया, उनके चचा, उनकी कम्युनिटी के जो दीगर लोग थे, उनका फ़कत यही मुतालबा था कि इस कत्ल में मुलव्वस जो अनासिर हैं, जो डाकू हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए और ये जो सिलसिला कराची शहर में जारी है इसकी रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर आकाश के चचा का यही कहना था कि वो तमाम तर लोग कारोबारी शख्सियात हैं और अगर इस पढ़े लिखे जो नौजवान था उनके ख़ानदान का उसके कत्ल को वो रायगा नहीं जाने देंगे, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और इसी बात पर उन्होंने कल 3 तलवार पर एहतजाज किया, जिसके बाद बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाँ पर पहुँचे, दीगर पुलिस के आला हुकाम पहुंचे, उनसे मुज़ाकरात किए और उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। That doesn't mean much at all. दानियाल, थैंक यू। काशिफ, बहुत शुक्रिया। बहुत हमने ऐसे किस्से और केसेस देखे हैं जहां यकीन दहानियां कराई जाती हैं, होता कुछ नहीं। इसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। 50 लाख रुपया आप इधर से उधर लेके जा रहे हैं, मतलब चेक ले जाते हैं। कहने का मतलब है अगर इतना बड़ा, एक सेकेंड लेट मी, आई वुड डू एवरीथिंग कि मेरे हाथ में पैसा ना हो। और कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको करना ही पड़ता है क्योंकि आपको पेमेंट भी, बिल्कुल आपको पेमेंट खुद को भी पेमेंट हो रही होती है कैश में, तो आपको इधर से उधर ले जाना होता है। लेकिन ट्राई योर बेस्ट कि आप या तो ट्रांसफर करें, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं हो सकता फिर आप पे ऑर्डर करें, आप चेक लिख दें अपने आप को, एक अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक। मतलब ये तो नहीं इस बात का जवाब हो सकता कि आप रकम लेके निकलें बैंक से और आप मारे जाएं।
मतलब ये किस क्यों क्या मतलब क्यों? तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे अभी कोई आपको थीसिस देगा, बिकॉज इट हैपेंस Because and here and it it should happens not more than and it should anywhere not else. happen. And it should not happen. That's so another story. और पूरा नेटवर्क ये जानने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स बैंक से किसी पर्टिकुलर बैंक से पैसे लेकर निकल रहा है, बाहर मौजूद डाकुओं को ये कैसे पता है कि इसके पास कितनी रकम है? ज़ाहिर है कोई वही नहीं आ रही, कोई ना कोई मुखबर है, कोई ना कोई इनसाइडर है जो कि इन्फॉर्म कर रहा है 100%, चाहे वो कस्टमर की सूरत में है या बैंक मुलाजिम की सूरत में है, अदरवाइज तो कोई चारा नहीं है ना। So, अच्छा, okay, anyway, so if you are transferring money from here, do anything and everything possible कि आपको हाथ में पैसा ना ले जाना पड़े। also कोशिश करें, ज़्यादा खुद ही कर ले रिसर्च, कोई नहीं बताने वाला। Or even if you have to transfer and it's a very big amount for you to transfer, I mean it is after all your account to another one of your accounts at least, जो हमें बताया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ट्रांसफर करते रहें, 10 आज कर दिया, 15 कल कर दे, मतलब वॉट एवर इट इज़, बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, डू एवरीथिंग पॉसिबल। ओके, आए अपने ज़रा इंटरनल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं और आपको बताएं कि कश्मीर इलेक्शन में शिरकत का फ़ैसला हो या फिर बानी की रिहाई के लिए एक वाज़े और दो टोक पॉलिसी, फ़ैसला साजी का बहरान तहरीक इंसाफ को किसी एक नुक्ते पर जमा नहीं होने दे रहा, एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम हेयर, जो कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात सर पर हैं, मगर PTI की सियासी कमेटी और आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बरकरार हैं। सियासी कमेटी बायकॉट चाहती है, मगर PTI आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी इलेक्शन लड़ने के हक में है। अदालती मामलात से कैसे निमटना है, इस पर भी पार्टी में मुख्तलिफ राय जो है वो पाई जाती है। ज़राए का दावा है कि PTI की आला क़यादत को लगता है कि अलकादे ट्रस्ट केस और अलीमा खान के खिलाफ ज़ेर समात मुकदमात में ज़मानतें मुस्तरद होने के बाद फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। हुकूमती शख्सियात से रब्ता करके कुछ मोहलत हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। पार्टी के ख्याल में अगर इन मुकदमात में सज़ाएँ सुना दी जाती हैं तो न सिर्फ पार्टी कारकुनों की हौसला शिकनी होगी, उनके हौसलों पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि पार्टी को मज़ीद सियासी, कानूनी, तंजीमी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मगर बाज़ पार्टी रहनुमा इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे पार्टी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज के तरीक़ाकार पर भी पार्टी में वाज़ेह इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब 100 तरह के एहतजाज तो पहले भी करके देख लिए हैं पार्टी ने। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया, मगर अलीमा खान ने कॉल मुस्तरद करते हुए कहा कि एक दिन से कुछ नहीं होगा, मुल्कगीर एहतजाज की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान का कहना है कि इमरान खान ने फैसलों का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे रखा है। अलीमा खान समेत कोई इस इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। अली मोहम्मद खान ने भी उसके बाद ट्वीट कर दी कि PTI में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है। सो जो रिफ्ट्स हैं वो अब किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। सुने शफी साहब, ये कंफ्यूजन जो आपकी पार्टी में ये खत्म क्यों नहीं होती? मिसाल अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान के बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं कि अचकज़ई साहब ने फैसला करना है, तो आप लोग अलीमा खान साहबा से मुलाकात करते रहते हैं। जब एहतजाज होता है ट्यूसडे को, हर मंगल को अडियाला के बाहर, उससे मुलाकात होती है, तो ये क्यों नहीं आप लोग डिसाइड कर सकते कि एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही शख्स बात करे ताकि एक वाज़ेह मैसेज जाए ना? फिर देखिए, अलीमा पा जो स्ट्रगल कर रही है इमरान खान साहब के लिए, वो उनके भाई हैं और बहन का जो रिश्ता भाई से होता है बड़ा प्यार भरा होता है। जिस तरीके से वो अडियाला के सामने हर ट्यूसडे को आती है, अदालतों की चक्कर काट रही है, उनका काफी बड़ा रोल है इसमें। आज आपने देखा होगा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पे रैली से भी खिताब किया। ये तमाम तरह चीजों को सामने रख के ही फैसला किया जाएगा। पार्टी भी बैठेगी, अलीमा आपस से भी मशावरत होगी। अचकज़ई साहब ने फाइनल फैसला करना है। हम बारहा ये बात दोहरा चुके हैं, क्योंकि जो फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब ने उनको दिया है, और जब इमरान खान साहब ने ये इख्तियार उनको दे दिया है, तो तहरीक इंसाफ में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो इमरान खान साहब के इस फैसले के सामने आए। चले व्हाटएवर, खैबर पख्तूनख्वा में अगरचे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हुकूमत को शायद फ़िलहाल कोई बड़ा ख़तरा दिखाई नहीं देता, लेकिन पार्टी में मौजूद नाराज़ अरकान का एक बड़ा ग्रुप जो है वो बता रहा है कि सूबे में हुकूमत होने के बावजूद PTI के लिए यहाँ भी चैलेंजेस मौजूद हैं, और अब ये डिनाई नहीं किया जाता। ये नाराज़ अरकान जो है ना, उनका नाम ही ये पड़ गया है, देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ देम, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, तफसील से बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर जी हमारे साथ होंगे। अच्छा, इससे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात की बात कर रहे थे। तो क्लियर रिफ्ट, और ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि पार्टी क़यादत, पार्टी की सियासी लीडरान अब
अब ये पब्लिकली मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि प्रॉब्ली अलीमा खान साहिबा को पार्टी के सियासी मामलात से दूर होना चाहिए। हैदर शिराजी जो PTI को कवर करते हैं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया हैदर। हैदर बताइएगा, ज़ाहिर है ये तासुर तो था, लेकिन अब ये तासुर मजबूत हो रहा है और पब्लिक पोजीशंस भी ली जा रही हैं। चाहे हम शफी जान की बात सुन लीजिए या फिर अली मोहम्मद खान का ट्वीट देख लें, ये ताज़ा इख्तलाफात किस पॉइंट से शुरू हुए हैं? देखें, इमरान खान की बहन अलीमा खान और महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन इत्तेहाद को PTI की सियासी कमेटी की अक्सरियत ने तस्लीम ही नहीं किया। माजी में अगर देखें, इस वक्त भी उनके मुखालिफ एक ग्रुप नज़र आता है एक्टिव, और वो हर मौके पर इस तरह के बयानात देता है। लेकिन अलीमा खान ने भी शिकवा किया कि PTI मुनज़्ज़म होकर एहतजाज की तरफ बढ़े। उन्होंने एक जुमला कहा जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई उस सूरत में मुज़ाकरात करेंगे कि अगर PTI पूरे मुल्क में मोबिलाइज होकर अवामी प्रेशर बिल्ड करे तो उसके नतीजे में मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई करेंगे। इससे कबल गुज़श्ता 2 अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें एक में बैरिस्टर गौहर ने जो इनपुट दी, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने जाकर अलीमा खान की सज़ा के हवाले से भी बात की और हुकूमत से मुशावरत के हवाले से भी अपनी राय दी है। बैरिस्टर गौहर ने हालिया दिनों में अलीमा खान के केसेस के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, इनके हवाले से महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और अल्लामा नासिर अब्बास को ये बताया कि अलीमा खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में आप हुकूमती नुमाइंदों से बैकडोर रब्ता करें। तो इसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई उस वक्त सामने आए। उन्होंने कहा कि ये PTI वाज़े मौक़िफ़ क्यों नहीं अपना रही। बैरिस्टर साहब, आप ये बताएं कि पहले आप ये कहते रहे हैं कि अलीमा खान या पार्टी कहती रही है कि अलीमा खान हमारे लिए मुश्किल हैं, उनकी वजह से हम मोबिलाइज वर्कर्स को नहीं कर रहे, या उनकी वजह से पार्टी कोई फैसला नहीं कर पा रही। अब वो उनको गिरफ्तारी की तरफ चीज़ें जा रही हैं तो आप उसके भी खिलाफ सामने आए हैं, तो आप अपनी वाज़े पोजीशन बताएं। तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि ये बहुत खौफनाक है और ये मुस्बत अमल नहीं होगा कि अलीमा खान गिरफ्तार हो जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन इत्तेहाद को कहा कि बुशरा बीबी अगर बाहर आ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और हल की तरफ चली जाएंगी। जिसके बाद याद रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद की ये एक मीटिंग नहीं, गुज़श्ता जो बजट सेशन के बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, उसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने पूरी पार्लिमानी पार्टी के सामने सबूत दिखाए और कहा कि ये देखिए, मैं आपको ये तफसीलात बता रहा हूँ, हमें हुकूमत ये कह रही है कि हम इमरान खान की किसी एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन अलीमा खान है जो हमें मुलाकात नहीं करने दे रही। यानी अलीमा खान के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी को ये बताया कि अलीमा खान की वजह से बहनों की मुलाकात नहीं हो रही। मेरी खुद अलीमा खान से उसके बाद इस पार्लिमानी मीटिंग के बाद जब गुफ्तगू हुई तो अलीमा खान ने मुझे ये बताया कि मेरी दोनों बहनों में से कोई भी अगर अडयाला में मुलाकात के लिए जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला यह है कि हमें क्लियर पोजीशन उनकी सेहत के हवाले से बता दी जाए। लेकिन पार्लिमानी पार्टी में ये कोई एक शख्स मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर उसके ज़िम्मे चीज़ें लगाकर ख़ुद को बरीउज़ ज़िम्मा करार देने के मामलात हमें गुज़श्ता चंद माह में नज़र आ रहे हैं कि हर फैसले में खराबी का किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाए। फैसला किसका है? क्योंकि अल्लामा नासिर अब्बास तो कहते हैं कि मैं तो ईरान में था, मैंने कहा जी मेरे वापस आने का इंतज़ार करें, मतलब इनके कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं, पोजीशन ये जानना चाहते थे। ये अलीमा खान का फैसला है, ये पार्टी की सियासी क़यादत का फैसला है, बैरिस्टर गौहर का फैसला है, ये किसका फैसला है? देखें, ये जो हमारे ज़राए बता रहे हैं हमें कि अल्लामा नासिर अब्बास ने ईरान में जो ख़ामनाई की शहादत में तदफीन के हवाले से वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से पार्टी को फ़ोन किया कि आप जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा कि बाइकाट के फ़ैसले के हवाले से मज़ीद मुशावरत हो और कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोई फ़ैसला करें। लेकिन सियासी कमेटी ने इस हवाले से फ़ैसला ऐसे वक्त में किया कि जिस वक्त PTI के गवर्निंग बॉडी कश्मीर की और इसके अलावा 21 टिकट होल्डर्स ने यह कहा था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और इस हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद यानी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की हमारे ज़राए के मुताबिक राय ये थी कि ऐसे वक्त में फैसला ना किया जाए जब दीगर जमातों को स्पेस मिल जाए। यानी वो ये चाहते थे कि दीगर जमातें टिकटों की तकसीम कर दें उसके बाद, ताकि PTI का स्पेस किसी दूसरी जमात को ना मिले, तो लिहाजा फैसले जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए। तो ये सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर खान हो गए
गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, खालिद खुर्शीद हो गए, इन अफराद ने बाइकाट के हवाले से बात की और कयूम नियाजी की इनपुट के बाद ये फैसला हुआ। जबकि याद रहे कि खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करवा रहे हैं, करवाने में वो कमेटी के सरबराह भी थे, लेकिन उन्होंने इस मरतबा कश्मीर पर मौक़िफ़ अपनाया कि बानी ने कहा था कि ऐसे इलेक्शन प्रोसेस जिसमें हमारा मैंडेट छीनने का मामला हो तो हमें बाइकाट करना चाहिए। अपनी गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने बैसियत सरबराह इलेक्शन तो करवाए, लेकिन इस मरतबा कश्मीर में इनपुट ये दिया कि हमें बाइकाट करना चाहिए, बावजूद इसके कि वहाँ से ये राय आ रही थी कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरा, अपोजिशन इत्तेहाद की ये क़यादत चाहती थी कि दीगर जमातें पीपल्स पार्टी या नून लीग टिकटें तकसीम कर दे ताकि हल्कों की सतह पर इनके उम्मीदवार उनमें ना जाएं या इनका वोट तकसीम ना हो। इसीलिए 10 के करीब इनके टिकट होल्डर या उम्मीदवार पार्टी छोड़कर IPP और दीगर जमातों में चले गए हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में अब ये बाइकाट का फैसला करने की वजह से सियासी नुकसान हुआ है। में हैं जो टिकट होल्डर्स हैं और इस हक में भी हैं कि हमें इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए, अब क्या होगा? मतलब वो किसी और जमात से इत्तेहाद क्योंकि करेंगे, वो बड़े टेम्पटेड होंगे कि हम भी फिर किसी और को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो आज़ाद लड़ेंगे, क्या होगा? देखें, इसके लिए ज़ीशान हैदर जो हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर के हल्के से, वो इलेक्शन में जाने के लिए के ख्वाहिशमंद हैं। मीरपुर डिवीज़न से अरकान इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और दूसरा, PTI पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर जो कि पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, आमर नज़ीर चौधरी आमर नज़ीर, वो टिकट खुद तकसीम कर रहे थे, जबकि वो जो ही बाइकाट का फैसला हुआ पार्टी छोड़कर वो IPP में शामिल हो गए। तो इस वक्त चूंकि क्लियर पोजीशन आने तक पार्टी में उभाम है और पार्टी के अंदर क्राइसिस इस हद तक हैं कि वो चूंकि पार्टी के अंदर आपसी जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के या मरकज़ में कायदीन के हवाले से, वो उसमें इतने उलझे हुए हैं कि अपने आप को बचा रहे हैं। जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गौहर ये बताते हैं कि हुकूमत तो चाहती है कि किसी बहन की मुलाकात हो जाए, लेकिन अलीमा खान साहिबा की वजह से वो मुलाकात नहीं हो पा रही। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि PTI का बड़ा बुनियादी मुतालबा है और बड़ा दुरुस्त मुतालबा है कि उनकी और घर वालों की और पार्टी कायदीन की मुलाकात होनी चाहिए, या एटलीस्ट घर वालों की मुलाकात होनी चाहिए बानी PTI से। सो इसका अलीमा खान साहिबा क्या जवाब देती हैं? बैरिस्टर गौहर इतनी बड़ी बात अपनी तरफ से कर रहे हैं, या उनके पास कोई बैकग्राउंड है, कोई सॉलिड ग्राउंड मौजूद है जिसकी बेसिस पे वो ये तमाम इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा पे डाल रहे हैं? और कंसिडरिंग अलीमा खान साहिबा इज़ नॉट एन ऑफिशियल पार्टी मेंबर, ये भी बहुत से नाराज़ अरकान जो हैं उनको ये मसला रहा है कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिव जो है अलीमा खान साहिबा की तरफ से क्यों आती है, या फिर एक डायरेक्टिव अगर आया भी होता है तो ये उसके बरक्स बात करती हैं, तो किसकी माननी चाहिए? मतलब इनकी काफ़ी से है और इनका ग्रुप कितना मजबूत है उसमें भी हम बात करेंगे। डिवाइसिव से इनका पलड़ा, इनके ग्रुप का पलड़ा भारी है बैरिस्टर गौहर के या दूसरी तरफ वाले का, उस पर भी हम अगले सवाल पे आएंगे। पहले जरा हमें एक्सप्लेन करें मुलाकात वाला मामला। देखें, इसमें ना दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे दोनों की पोजीशन वाजे हो जाएगी। अलीमा खान की मेरे साथ गुफ्तगू जो हुई जियो न्यूज़ के साथ, उन्होंने कहा कि तीनों बहनों में से किसी की मुलाकात करवा दें, मुझे अपनी मुलाकात करने का शौक़ नहीं है, अगर हमारे भाई की कंडीशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हमें मालूमात मिल जाए। उन्होंने तो हमें यह बताया, लेकिन पार्लिमानी पार्टी इजलास के हवाले से 5 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियन से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा कि मोहसिन नकवी की जानिब से बैरिस्टर गौहर को जो कहा गया कि हम मुलाकात करवा देते हैं, तो उसको बुनियाद बनाकर बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी को कहा कि उधर से हुकूमत मुलाकात तो करने दे रही है, लेकिन अलीमा खान की शिद्दत या उनकी तरफ से हमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। वो चाहती हैं कि हर सूरत सिर्फ अलीमा खान की मुलाकात हो, बाकी किसी बहन की मुलाकात ना हो। इसीलिए अलीमा खान ने आखिरी मरतबा अडयाला के बाहर ये क्लियर पोजीशन हमारे सवाल के जवाब में ले ली थी कि हम तीनों में से किसी एक बहन को अगर वो जाने देते हैं तो मुझे कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने इन्हीं खबरों की वजह से दी थी जो पार्लिमानी पार्टी को मामलात बताए गए थे, जिसके बाद उन्होंने क्लियर पोजीशन ली। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अलीमा खान साहिबा अकेली तो नहीं है, उनके साथ भी एक सपोर्ट सिस्टम पार्टी के अंदर मौजूद है। उसमें कौन कौन लोग हैं और किसका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है पार्टी में, अलीमा खान या फिर अपोजिंग ग्रुप का? और ये अलीमा खान ही बार बार कहती हैं कि जी पहले अवामी प्रेशर होना चाहिए, उसके बाद बातचीत होगी, एहतजाज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एहतजाज की तरफ हैं। ये एक्चुअली बिलीव करती हैं कि अगर ये किया जाए तो काफ़ी अवाम जो है उसका प्रेशर वुड बी मीनिंगफुल, ऑल्दो हमने होते हुए देखा नहीं है पिछले एटलीस्ट पूरे 1 साल में।
देखिए, अलीमा खान के मुखालिफ ग्रुप या उनके साथ ताकत के हवाले से आप अडयाला के बाहर उनके साथियों की उनके करीब मौजूदगी को भी देख सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सुहेल आफरीदी अलीमा खान के करीब रहे, अपना कद बढ़ाया और अलीमा खान को और खान की बहनों को और फैमिली को ये पैगाम पहुंचाया कि हम अडयाला के बाहर भी जदोजहद कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा मुफादात का मामला है। जब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को बनाया गया उस वक्त हम देख रहे थे कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन हो गया, हाई कोर्ट या फिर अडयाला के बाहर बहुत सारे पार्टी के ग्रुप अलग अलग हैसियत में आते थे, वो अपनी मौजूदगी को शो करते थे। लेकिन जिस वक्त जो ही अपोजिशन लीडर का हतमी फैसला हो गया तब से वो ग्रुप उस तरह खुलकर इतनी बड़ी तादाद में अडयाला या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे। तो अलीमा खान के करीब मौजूदगी की वजह भी हमें यह नज़र आती है कि पार्टी के अंदर लोग ओहदे लेना चाहते हैं, वहाँ मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अडयाला में आकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं कि हम पार्टी के ज़्यादा वफादार हैं और हम अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, बाकी कोई जदोजहद नहीं कर रहा। तो ये इस तरह का भी मामला है। और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर एक ग्रुप ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है जो चाहता है कि हर सूरत बातचीत से मामलात का हल हो, लेकिन वो बातचीत की शर्त के हवाले से समझता ये है कि हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इसीलिए महमूद खान अचकज़ई ने कहा था पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी में कि मैं इमरान खान की जानिब से मुझे कहा गया है कि आप बातचीत करें, तो इस मैंडेट की वजह से मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा कि मैं बानी को या खुद को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लेके आऊं। तो लिहाजा इसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेट्स सी क्या होता है। सो थैंक यू हैदर। लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल। वर्ल्ड कप फुटबॉल की पहली फाइनलिस्ट टीम का फैसला, एक का फैसला एटलीस्ट आज हो जाएगा और आर्लिंगटन टेक्सास में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। Who are you with? मुझे लगता है इंग्लैंड जीतेगा द वर्ल्ड कप और इस मैच में आई थिंक आई एम गोना गो विद फ्रांस। ओके, व्हाई? बिकॉज यू आस्क्ड। फ्रांस की टीम शुरू से ही इस वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रही है। इराक के साथ खुद कहते चले जा रहे हो तो मैं क्यों नहीं कहूंगी। साथ सेनेगल, नॉर्वे जैसी मजबूत टीमों को हराकर नॉकआउट राउंड में पहुंची है और वहां भी स्वीडन, पैराग्वे और मराकश को हराते हुए फिर सेमीफाइनल का इन्होंने टिकट हासिल किया है। जर्नी देखो, 6 मैचेस में उन्होंने टोटल 16 गोल किए हैं और इनके खिलाफ बड़ा मजबूत डिफेंस है इनका, सिर्फ 2 गोल हुए हैं। सोच ले। और एम्बापे हैं जाहिर है और उस्मान डेम्बेले हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं इनके साथ। अब वो इन पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं ये देखना बाकी है। अच्छा, अब स्पेन की अगर बात करें तो काबो वर्डे के खिलाफ पहला मैच जो था वो ड्रॉ करने के बाद ये टीम भी मुसलसल मुखालफिन पर हावी रही और सऊदी अरब, यूरुग्वे, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल और बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंची है। तो इन्होंने भी काफ़ी इनका जर्नी जो है इम्प्रेसिव रहा है। स्पेन ने टोटल 11 गोल किए हैं और इनके खिलाफ सिर्फ एक ही गोल स्कोर हुआ है। अब सोचो तो इनका डिफेंस और क्या इनके है? स्टार खिलाड़ी हैं 19 साल स्ट्राइकर लामीन यमाल जी, नौजवान और जाहिर है बहुत ये माने जाते हैं, जाने जाते हैं। एट द एज ऑफ 19 most of the people know him by name, which is incredible because he is super talented. So yeah. So you are with Spain and I am with. No, I'm with anybody. No, what is anybody? You take a side. Okay, I'm with France too. Boring. Just because I had picked it. मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हमारे यहाँ भी कल जरा कहीं मुझे लग रहा था कि बूंदाबांदी हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से कई इलाके मुतासर हुए हैं। सैलाबी रेले भी आए हैं, लैंडस्लाइडिंग भी है, बुनियादी ढांचे को नुकसान भी पहुंचा है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर जैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर। अंजुम साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि अब्दुल्ला को जो कल कुछ बारिश के झोंके जो हैं वो महसूस हुए, ये ख्वाब था इनका कि एक्चुअली कराची में कहीं इधर उधर बारिश हुई होगी? बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला को बिल्कुल सही फील हुआ था। कराची में कल दिन में भी और शाम के औकात में, बल्कि रात में भी कई इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं लाइट शावर भी हुए हैं और ये सिलसिला कराची में मजीद 2 दिन तक चलता रहेगा। लवली। और हवा भी बहुत ठंडी थी, लेकिन आज सुबह ज़रा हमने महसूस किया कि हब्स ज़्यादा है। सो क्या हब्स की कैफियत आज और कल ये जो शावर्स चलने हैं रहेगी बरकरार?
देखिए वक्फे वक्फे से हवाएं भी चलेंगी, हवाओं की रफ्तार भी 30 से 35 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ताहम जब हवाओं की रफ्तार जब कम होती है तो उस दौरान फिर जो है जो बादलों में पानी होता है वो एज अ पासिंग शावर या आप कह लें कि ड्रिजल जो है वो ज़मीन पर आता है। अगर हवा तेज़ चलती रहे तो उस दौरान फिर बारिश नहीं होती। अच्छा, हम अभी पंजाब की हम बात करते हैं कि जी मॉनसून स्टार्ट हो गया है, बारिशों का बड़ा सीज़न जो है वो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट बारिश, वी आर इन द मिडल ऑफ जुलाई, तो ये चलेगा। बट हम जब अपनी वेदर ऐप्स खोलते हैं तो अगले कुछ दिनों तक, बल्कि पूरा हफ्ता ही ऑलमोस्ट, हमें तो काफ़ी सनी और ड्राई नज़र आ रहा है। तो बारिशें आपके ख्याल में उस तरह हो रही हैं जो मॉनसून से एक्सपेक्ट की जाती हैं? देखिए ये तो पुरानी बात हो गई। हमने पहले ही जब जून के आगाज़ में मानसून की सीजनल फोरकास्ट की थी तो हमने ये कहा था कि पाकिस्तान में इस साल मानसून मामूल से कम होगा। तो जो स्पेशली मानसून पॉन एरियाज हैं वहाँ पर बारिशें अभी भी उससे कम है, यानी कि अभी तक आप कह लें कि सिंध में कोई प्रॉपर रेनफॉल नहीं हुई है एक के अलावा, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से अभी बारिशें नहीं हो रही हैं। और ये ड्यू टू आप कह लें कि द फेमस एल नीनो फैक्टर है। और अभी भी कराची समेत सिंध में कोई अच्छी बारिश के इम्कान मजीद 8 से 10 रोज नजर नहीं है। अच्छी बारिश के इम्कानात नहीं हैं। अच्छा, अब बारिशें भी कम होनी हैं, जुलाई का तकरीबन वस्त आ गया है, हमें उस तरह से मानसून की बारिशें हम क्या कहें, बस इस साल ऐसी ही तवक्को रखें? मतलब आप कह रहे हैं कि खास नहीं होनी, तो देखिए मामूल से कम तो बिल्कुल है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी। चांसेस रहेंगे सितंबर तक, और इस महीने के एंड तक जो है वो बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन बनने की उम्मीद है। जब वो बन जाता है तो फिर देखते हैं कि उसका ट्रैक क्या होगा, कि आया वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है या स्ट्रेंथन होता है और हमारी तरफ आता है या नहीं। अच्छा, जब एल नीनो फैक्टर होता है तो मोस्टली जो पैसिफिक ओशन होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, वहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और वो मोस्टली वेस्ट की तरफ कम ही आती हैं, मोस्टली रिकर्व होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती हैं। तो जो रेमिटेंस वहाँ से आती हैं वही बे ऑफ बंगाल में आकर फिर डिप्रेशन बनता है और उसकी फिर आगे फर्दर मूवमेंट टूवर्ड वेस्ट हमारी तरफ हो। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कराची में हम लाइट शावर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट मानसून की एक बारिश जो खुल के बरसे बादल और मतलब हम एटलीस्ट पे आ गए, हाँ, तरले कर रहे हैं, तो हो ही जाए, उसका इम्कान आपको क्या इस महीने के आखिर में कहीं नजर आता है या तब भी नजर नहीं आता? हम इसमें भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको नजर आना चाहिए। हाँ, आप बता दें अगर नहीं नजर आ रहा, नजर आता है या नहीं नजर आता है इस साल। देखिए मैंने बताया ना कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक डिप्रेशन बनने की तवक्को है बे ऑफ बंगाल। उसमें भी तवक्को है, बन रहा है ये नहीं कह रहे, हमें गारंटी चाहिए। नहीं, गारंटी तो हम नहीं दे सकते, इट्स अ नेचर। तो अगर वो बन जाता है तो फिर उसकी हम मूवमेंट देखते हुए देखेंगे कि क्योंकि अभी बहुत लॉन्ग टर्म ये फोरकास्ट होगी, मॉडल्स डेली बेसिस पर अपना जो डेली की जो इनपुट है उसकी बेस पे अपनी जो है फोरकास्ट को चेंज करते रहते हैं। तो अभी कहना बहुत कबल वक्त होगा कि आया उसका इम्पैक्ट सदरन पाकिस्तान पर आएगा या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू अंजुम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब्दुल्ला ने बहुत कोशिश की कि कोई बारिश आ ही ले,